चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो सबसे पहले तुम लोग डिफेक्ट का मतलब समझेंगे, उसके बाद डिफेक्ट के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखिए, हम लोग पूरे चैप्टर में जान चुके हैं कि यहां पर हम लोग किस सॉलिड के बारे में बात किए थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बात किए थे। याद है ना आप लोगों को कि हमने सारा स्टडी जो किया है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में किया है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या खास बात होती है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की यहां खास बात ये होती है कि इसमें जो एटम, मतलब ये एटम से बने हो सकते हैं, ये आयन से बने हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल से बने होते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो एटम, आयन, मॉलिक्यूल से बने होते हैं, लेकिन इनकी खास बात ये होती है कि इनकी जो अरेंजमेंट होती है बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड होती है। ठीक है, डिसिप्लिन्ड होती है, तो ये तो हम जानते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट होता है इनका। डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट का मतलब क्या है? एकदम सीक्वेंस में लगे होते हैं एटम, वेल अरेंज्ड होते हैं एटम। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, सपोज अपन यहां पर कुछ एक एटम ले लेते हैं, जिनको एकदम क्रिस्टल का कोई एक पार्ट ले लेते हैं जिसमें जो एटम है बेसिकली बहुत ही सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, एकदम डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट है इनका, वो भी लॉन्ग रेंज के लिए डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट होता है। और ये सब चीजें हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़े थे, याद है ना आप लोगों को। अब अचानक से क्या हुआ? अचानक से किसी भी वजह से अगर यहां से कोई एक एटम यहां से क्यू में गायब हो जाए, तो जरा सोचिए, यहां से एक मॉलिक्यूल, एक एटम यहां से किसी भी तरह से, व्हाटएवर बी द रीजन, गायब हो गया। अब गायब हो गया तो क्या मतलब निकला? जरा देखो, जैसे यहां से गायब हुआ, यहां पर एक डिफेक्ट पैदा हो गया। ठीक है, इस एब्सेंस ऑफ दिस एलिमेंट, व्हाटएवर बी इट, एटम, आयन और मॉलिक्यूल, ठीक है, यहां से अगर ये गायब हो गया तो यहां पर एक डिफेक्ट पैदा हो गया। इसी को बोलते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड, मतलब डिसिप्लिन अरेंजमेंट खराब हो गया। अब ये डिसिप्लिन अरेंजमेंट जब खराब हुआ तो इनकी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, इवन कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। बस वही हमें पढ़ना है। सबको समझ में आ गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर डिफेक्ट की वजह से भी इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, बस उसी को हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन अरेंजमेंट में से एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन, क्रिस्टलाइन के डिसिप्लिन अरेंजमेंट में से एटम, मॉलिक्यूल, आयन के एब्सेंस को। ठीक है, जरूरी नहीं है सिर्फ एब्सेंस को, वहां पर एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाए जिसकी वजह से ये डिसिप्लिन अरेंजमेंट खराब हो जाए, उसी को हम लोग डिफेक्ट कहते हैं। सबको समझ में आ गया? कई बार एक्सेस भी हो जाता है, कई बार वॉइड के अंदर कुछ नया आ जाता है, कई बार गायब भी हो जाता है, वो दैट डिपेंड्स। इसी हिसाब से उनको हमने अलग अलग तरह के नाम भी दिए हैं। सबको समझ में आ गया? इसी को हम लोग डिफेक्ट कहते हैं। क्लियर है सब लोगों को? अब देखिए, दूसरा डिफेक्ट को हम लोगों ने कैसे डिवाइड किया है। देखिए, डिफेक्ट को अब यहां पर कैटेगरी पढ़ेंगे। डिफेक्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये लीजिए, मैं यहां पर दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। पहला तो होता है पॉइंट डिफेक्ट। क्या होता है? पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट, इसको हम लोग एटॉमिक इरेगुलरिटी भी कहते हैं, एटॉमिक डिफेक्ट भी कह सकते हो, एटॉमिक इरेगुलरिटी भी कह सकते हो। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ये एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं है। दीज टू थिंग्स आर सिमिलर। ठीक है, उसके अलावा होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ये दो तरह के डिफेक्ट हमने यहां पर कैटेगराइज कर दिए हैं, जिसमें से पॉइंट डिफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पॉइंट डिफेक्ट को भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जरा ध्यान से उसको देखिए। पॉइंट डिफेक्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पॉइंट डिफेक्ट भी तीन तरह के होते हैं, बस उसे हमें डिटेल में पढ़ना है। देखिए, पॉइंट डिफेक्ट पहला होता है स्टोइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज फर्स्ट इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, अगेन सो मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, और तीसरा जो हमारे पास है दैट इज इंप्योरिटी डिफेक्ट। मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तीन पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। किसको? हमने एटॉमिक डिफेक्ट या फिर पॉइंट डिफेक्ट को डिवाइड किया है। ठीक है, अब यहां जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो अगेन चार तरह के होते हैं। मैं इसको लाइन से लिखता हूं, ये भी चार तरह के हैं। ठीक है, जो फर्स्ट है हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में, दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट, ध्यान से देखिएगा, वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, डिफेक्ट। तीसरा है हमारे पास शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, और चौथा है हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट।
सो हमारे पास 4 है, उसमें से भी ये जो दोनों डिफेक्ट आपके पास फर्स्ट 2 जो दिखाई दे रहे हैं वो नॉन आयोनिक कंपाउंड्स में होते हैं, नॉन आयोनिक कंपाउंड्स में होते हैं, जबकि शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट ये आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। तो देखिए इस तरह से इसको आप डिवाइड कर सकते हो। ये 4 तरह के होते हैं, जिसमें से ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा देता हूं। एक तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सॉरी शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में यहां पर ये भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, ठीक है, और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देख लो, 2 पार्ट में इसको भी डिवाइड कर दिया गया है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो ये आपकी कैटेगरी बना दी यहां पर सॉलिड में किस किस तरह से डिफेक्ट होते हैं। तो मैं एक बार दोबारा से समराइज करते हूं जिससे सबको याद हो जाए। डिफेक्ट का मतलब होता है जैसे तैसे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके डिसिप्लिन अरेंजमेंट में कुछ डिस्क्रिमिनेशन आ जाए, उसी को हम लोग डिफेक्ट कहते हैं। वो डिस्क्रिमिनेशन कैसे भी हो सकता है, उसका डिसिप्लिन अरेंजमेंट खराब हो जाए, उसको हम लोग डिफेक्ट कहते हैं। डिफेक्ट यहां पर 2 तरह से कैटेगराइज करें, एक तो पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट खुद 3 तरह के होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी। अब ये जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो 4 तरह के होते हैं, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी एंड फ्रेंकल। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 तरह के होते हैं, मेटल एक्सिस, मेटल डेफिशिएंसी, और उसके बाद इंप्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, अब उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो यही है जिसको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या है, यहां पर जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशो है वो बिल्कुल बना रहता है, यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो मेंटेन रहता है, वो बदल नहीं सकता। जबकि यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशो है वो बदल जाता है। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कैसे किसको बोलते हैं, जब बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है उसके आगे जो आप लिखते हो नंबर जिससे आप बैलेंस करते हो उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। यहां पर मैं उसका मतलब आपको डिटेल में भी समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट इसका सबसे पहले आप क्या करो, ये जो टेबल बनाई है और ये जो हमने यहाँ पर मीनिंग समझा है, वन ऑफ द एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया आपको कि ऐसा भी हो सकता है, उसके फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ले लीजिए। चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ते हैं। तो मैं आपको सिंपल सी टेबल बना के दिखाता हूं, चारों डिफेक्ट एक साथ सीखेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। तो मेरे साथ एक टेबल को साथ साथ बनाइएगा। तो हमारा अब जो टॉपिक रहेगा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पहले रहेगा, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। और हमने ये समझा था कि ये 4 तरह का होता है, सही है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ जरा ध्यान से उसको देखो। सबसे पहले तो मैं नेम ऑफ डिफेक्ट यहाँ लिखूंगा, मैं एक छोटी सी टेबल बना देता हूँ, दिस इज नेम ऑफ डिफेक्ट, आप लिख लीजिएगा नेम ऑफ डिफेक्ट कि कौन सा डिफेक्ट है। सबको समझ में आ गया। पहले तो नेम ऑफ डिफेक्ट वो इधर लिखूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, शॉर्ट एंड स्वीट, तो वो मैं यहां लिखूंगा। उसका थोड़ा सा मैं टेबल बड़ा बना देता हूं डेफिनेशन का, ठीक है। डेफिनेशन के बाद हम लोग देखेंगे कि भाई वो कौन से सॉलिड में होता है, कौन से सॉलिड में वो होता है। तो ये तो आसान है, छोटा सा टेबल बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहां देखेंगे कि भाई डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, क्रिस्टल के डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, डेंसिटी इफेक्ट को चेक करेंगे, ध्यान से उसको देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहां पर क्रिस्टल की स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। तो यहां पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर आफ्टर डिफेक्ट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, आफ्टर डिफेक्ट, डिफेक्ट के बाद क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होएगा वो अपन इधर बना के देखेंगे। सबको समझ में आ गया। तो देखिए पहले जो 2 डिफेक्ट थे वो तो नॉन आयनिक कंपाउंड में होता है, जिसमें आयन होता ही नहीं है, नॉन आयनिक कंपाउंड। सबको समझ में आ गया। जैसे कि उसमें मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, नॉन आयनिक कंपाउंड होंगे। तो जरा ध्यान से उसको देखो, आयनिक कंपाउंड नहीं होने चाहिए। तो पहला जो डिफेक्ट था वो कौन सा था, फर्स्ट डिफेक्ट था वैकेंसी डिफेक्ट, बहुत सिंपल है, वैकेंसी डिफेक्ट। अच्छा, बाय द वे इन सभी जितने भी डिफेक्ट आप पढ़ रहे हो, चाहे स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री और इंप्योरिटी डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, व्हाटएवर बी द डिफेक्ट, उन सबको हम लोग थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मो, लिख लीजिए, ऑल डिफेक्ट्स आर कॉल्ड थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स। आप थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट को क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो डिफेक्ट हैं, ठीक है, वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में
जो है शो करता है अपना डिफेक्ट। मतलब अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो आपको ये डिफेक्ट दिखाई देने लगेंगे। वेरिएशन आता है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इन पर्टिकुलर डिफेक्ट्स पर। सबको समझ में आ गया? तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिफेक्ट बढ़ने लगता है। सो इसलिए इनको हम लोग थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो चलो इसको सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन लिखिए इसका, व्हेन इन आयनिक solids some of the lattice sites are vacant. This type of defect is called vacancy defect. कुछ साइट जो होती है वो वेकेंट हो जाती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, उसमें ये किस सॉलिड में पाया जाता है? नॉन आयनिक सॉलिड में। ये भी हमें समझ में आ गया। नॉन आयनिक सॉलिड, आयनिक नहीं होना चाहिए, कैटायन एनायन वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है। डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा जरा सोचो। क्रिस्टल में से अचानक से उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट लैटिस में से गायब है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो यहां लिख देता हूं, डेंसिटी जो है बेसिकली डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। चलिए उसके बाद क्रिस्टल कैसा दिखेगा? तो देखिए क्रिस्टल कुछ ऐसा दिखेगा। मैं छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। वो आफ्टर डिफेक्ट क्रिस्टल कुछ ऐसा दिखेगा कि मान लीजिए कि यहां पर है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है और यहां पर भी है। अब देखिए क्रिस्टल कुछ ऐसा दिखेगा कि वहां से जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो गायब है। तो ऐसे डिफेक्ट को जो कि नॉन आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है, जिसमें वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, उसको हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो चलिए सेकंड टाइप का हम लोग डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो लिखिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट वो भी बहुत सिंपल है, पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का क्या मतलब है? लिखिए व्हेन सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट एटम्स और पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट्स इन लैटिस। ये भी बहुत ही सिंपल है। इंटरस्टिशियल साइट्स इन लैटिस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मतलब समझिए, सबसे पहले तो ये किस में पाया जाएगा? नॉन आयनिक सॉलिड्स में ही पाया जाएगा। और खास बात देखिए यहां पर डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए एक्चुअल में वो आपको पड़ेगा डायग्राम से समझ में। तो देखिए मैं डायग्राम बनाता हूं। एक्चुअल में क्या होगा जरा ध्यान से उसको देखिए। भाई यहां से ये सॉलिड, यहां पर भी ये जो एटम है ना वो इस तरह से वेल अरेंज थे, इस तरह से पड़े हुए थे। सबको समझ में आ गया? तो अचानक से क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर एटम ने अपनी साइट को छोड़ दिया। सबको समझ में आया? और ये यहां आके अरेंज हो गया इनके बीच में। ये देखिए यहां से उठा यहां पर आके अरेंज हो गया। तो आप जरा खुद से सोचिए कि एटम तो क्रिस्टल के अंदर ही अपने आप को सेट कर रहा है, तो क्या डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा? नहीं, रिमेन सेम। तो यहां पर क्या लिखेंगे? रिमेन सेम। सबको क्लियर हो गया? कोई भी एटम यहां से निकल के इंटरस्टिशियल साइट को पकड़ लेगा और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। सबको क्लियर है सब लोगों को? तो बहुत सिंपल था। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये तो हो गया नॉन आयनिक के अंदर, अब हम बात करते हैं आयनिक की। तो थर्ड लिखिए शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। सबसे पहले तो शॉर्ट की डिफेक्ट जो है बेसिकली किस में होएगा? आयनिक कंपाउंड्स में होएगा। तो मैं लिख देता हूं आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आयनिक सॉलिड्स या फिर कंपाउंड्स में लिख देता हूं आयनिक सॉलिड्स में होएगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, शॉर्ट की डिफेक्ट आयनिक सॉलिड्स में होएगा। अब पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूं, उसके बाद इन दोनों को हम लोग लिख लेंगे। देखिए आयनिक कंपाउंड में होगा, शॉर्ट की को शॉर्ट में याद रख सकते हो कि भाई हमारा शॉर्ट हो गया, कुछ ना कुछ खत्म हो गया। तो बेसिकली क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट एक जैसा दिखता है, लेकिन वैकेंसी डिफेक्ट होता है नॉन आयनिक में और शॉर्ट की डिफेक्ट होता है आयनिक में। इसको याद करने का सिंपल तरीका है। अब देखिए यहां पर होगा कुछ यूं कि यहां पर मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूं, उसके बाद यहां एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए होगा कुछ यूं कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन जो है लैटिस की साइड से गायब हो जाएंगे। तो जरा ध्यान से उसको देखिए। सपोज मैं यहां पर कहता हूं कि ये जी प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। आयनिक कंपाउंड में होएगा तो इसका मतलब वहां पर कैटायन और एनायन होने चाहिए। इस तरह से एक लैटिस बना हुआ है, ध्यान से उसको देखना। उसके बाद यहां माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, उसके बाद यहां पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से पूरा लैटिस अरेंज है।
तो मैंने तो छोटा सा टुकड़ा लिया है। अब यहां पर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायन यहां से बाहर निकलेंगे ताकि स्टोइकियोमेट्री जो रेशियो है वो बना रहे। तो देखिए यहां पर क्या होगा, मान लीजिए कि यहां से एक प्लस गायब हो गया ये वाला, एंड फाइनली यहां से मतलब कैटायन आपने गायब कर दिया, यहां से आपने एनायन भी गायब कर दिया। देखिए तो कैटायन और एनायन दोनों गायब हो गए। इस तरह की जो डिफेक्ट होती है उसको शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं। शॉर्ट हो गया और एक कैटायन और एक एनायन जो है लैटिस से बाहर चला गया। आप जरा खुद से सोचिए, क्योंकि यहां लैटिस से गायब हो चुका है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी, ये तो हम समझ गए। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है, कैटायन एंड एनायन रिमूव्ड बाय एनी मीन्स फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। क्लियर हो गया सब लोगों को। तो यहां पर स्टोइकियोमेट्री बनी रहेगी, एक ही प्लस गायब हुआ है तो एक ही माइनस गायब हुआ है, तो स्टोइकियोमेट्री रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डेंसिटी यहां पर डिक्रीज हो जाएगी। सबको समझ में आ गया। सो ये इसका मीनिंग निकलता है जी शॉर्ट की डिफेक्ट का। सबको क्लियर है। चलिए अब लास्ट आयनिक डिफेक्ट के ऊपर चलते हैं। लास्ट आयनिक डिफेक्ट कौन सा था इसके अंदर स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट में, दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। तो लिखिए फ्रैंकल डिफेक्ट। ये भी बहुत आसान है, ध्यान से उसको देखिए। फ्रैंकल डिफेक्ट पहले फिर से मैं आप लोगों को वहां पे बनाऊंगा, उसके बाद या डेफिनेशन और डेंसिटी के बारे में बताऊंगा। हालांकि जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के जैसा होता है। तो आप इसको याद करने का तरीका है इस तरह से, ये इससे थोड़ा थोड़ा मैच करता है, बट ये नॉन आयनिक में और आयनिक में होता है, जबकि ये इससे मैच करता है। ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से फ्रैंकल डिफेक्ट मैच करता है। ठीक है, तो इसको डिफाइन हम लोग करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बना के दिखाता हूं। सबसे पहले तो किस में होता है, आयनिक कंपाउंड्स में या आयनिक सॉलिड्स में होता है, ये तो हम पहले से जान गए। ये बनता कैसे है, यहां पर होता कुछ यूं है कि इसमें से या तो एनायन या कैटायन अपनी जगह छोड़ के, जो उसकी पोजीशन है उसको छोड़ के कहीं इंटरस्टिशियली अरेंज हो जाएगा। तो क्रिस्टल दिखा कुछ ऐसा, उसके बाद उसको डिफाइन कर लेंगे। देखिए तो यहां पर होगा जैसे कि ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, उसके बाद यहां पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, उसके बाद यहां प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा लिख दिया। अब करना कुछ नहीं है, यहां से कोई भी, मान लीजिए कि ये कैटायन मैंने हटाया और यहां से ये किधर की तरफ चला गया, कहीं भी इंटरस्टिशियली जहां उसको जगह मिली वहां जाके अरेंज हो गया। जैसे कि यहां पर आके खड़ा हो गया, ये लो, ये प्लस दिखाई दे रहा है। तो अपनी पोजीशन छोड़ के वो कहीं इंटरस्टिशियल जगह पे चला गया। ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। तो आप खुद से सोचिए कि यहां पर क्योंकि लैटिस में से वो गायब नहीं हुआ है, वो उसी लैटिस के अंदर ही है, ठीक है, और बस अपनी जगह छोड़ के कहीं इंटरस्टिशियली अरेंज हो गया है, तो ऐसे में क्या डेंसिटी डिक्रीज होगी, नहीं, बिल्कुल डेंसिटी क्या रहेगी, रिमेन सेम। तो यहां लिख लीजिए डेंसिटी रिमेन सेम। और एक्चुअल में ना ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, इसी तरह से शॉर्ट की डिफेक्ट में भी वैकेंसी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती, ना ही इंक्रीज होती है, वो सेम ही रहती है। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज वेरी सिंपल। व्हेन वन ऑफ कैटायन और एनायन, one of cation or anion occupy interstitial site in lattice, ठीक है, अगर कोई कैटायन और एनायन कोई इंटरस्टिशियल साइट वहां पर ऑक्यूपाई कर ले लैटिस के अंदर, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो हमने सबको यहां पर क्या करा है, फाइनली सबको डिफाइन भी कर लिया, ये किस में पाया जाता है वो भी देख लिया, डेंसिटी पे डिफेक्ट भी देख लिया, और क्रिस्टल यहां पर स्ट्रक्चर भी देख ली। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। वो किसके बारे में बताऊंगा, शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। लेकिन फिर से मैं बोल देता हूं, शॉर्ट की डिफेक्ट में शॉर्ट हो जाते हैं आयन शॉर्ट का मतलब ये ध्यान रखना है कि जितने कैटायन निकालोगे उतने एनायन निकालने हैं शॉर्ट की के अंदर, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री बनी रहनी चाहिए, तभी इसको बोलेंगे स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। और फिर फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर क्या होगा, या तो कैटायन या एनायन अपनी पोजीशन छोड़ के कहीं इंटरस्टिशियली अरेंज हो जाएगा। ऐसे डिफेक्ट को हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। और डेंसिटी पे क्या फर्क होता है वो हमने देख लिया। अब मैं कुछ एक चीजें इसके बारे में और एक्सप्लेन करूंगा, किसके बारे में, शॉर्ट की एंड फ्रैंकल। टिल देन फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं, ले लीजिए।
सो चलिए गाइस, अब मैं आप लोगों को शॉर्टकी एंड फ्रेंकल, जिस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उनके बारे में कुछ एक कंडीशंस बताता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो मैं आपको टेबल की फॉर्म में लिखवा देता हूं जिससे आपको याद करना आसान हो जाएगा और साथ में आपको मैं समझा भी दूंगा कि ऐसी कंडीशन क्यों है। ठीक है, तो मेरे साथ वो टेबल बनाइए। सबसे पहले तो मैं यहां लिखूंगा सीरियल नंबर मतलब कौन सी कंडीशन है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और यहां पर मैं लिखूंगा कंडीशन क्या है। ठीक है, कंडीशन का नंबर मैं इस तरफ, कंडीशन क्या है वो मैं इस तरफ लिखूंगा। उस कंडीशन पे यहां पर वेरिएशन चेक करेंगे हम लोग किस किस का। इस तरफ तो शॉर्टकी का। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं शॉर्टकी डिफेक्ट। बहुत आराम से बनाइएगा और ये इस पे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। और यहां पे मैं लिख रहा हूं फ्रेंकल डिफेक्ट। बहुत सिंपल है फ्रेंकल डिफेक्ट। तो देखिए फटाफट से देखते हैं। चलिए, सबसे पहले तो कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1, यहां पर पहली कंडीशन है साइज ऑफ एटम की कंडीशन, मतलब एटम का साइज कैसा होना चाहिए। एटम नहीं कहेंगे हम लोग, यहां पर कैटायन और एनायन कहेंगे। साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, तो आप लिखिए साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो ये लिखिए साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, सो देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन के बारे में बात करते हैं। देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या हो रहा था, जितना पॉजिटिव चार्ज गायब हो रहा था उतना ही नेगेटिव चार्ज गायब हो रहा था। और ये तभी पॉसिबल है जब यहां पर साइज ऑफ कैटायन कंपैरेबल हो, साइज ऑफ कैटायन कंपैरेबल हो किसके साथ, साइज ऑफ एनायन के साथ। मतलब ये साइजेस इनके ऑलमोस्ट कंपैरेबल यानी कि इक्वल होने चाहिए। क्लियर हो गया, साइज ऑफ एनायन कंपैरेबल होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कैटायन बहुत ही छोटा है एनायन बहुत ही बड़ा है तो उसमें शॉर्टकी डिफेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ एनायन जो है वो कंपैरेबल होने चाहिए। इसका मीनिंग मैं यहां पर लिख देता हूं, इसका मीनिंग है कंपैरेबल। ठीक है, कंपैरेबल होने चाहिए, ध्यान रखना है आप लोगों को। सबको समझ में आ गया। सो यहां पर ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता कि एनायन का साइज बहुत बड़ा है, कैटायन का साइज बहुत छोटा है तो उसमें शॉर्टकी डिफेक्ट हो। या आप लोगों को ध्यान रखना है कंपैरेबल साइज होने चाहिए। ठीक है, एक्सेप्शन हर जगह होता है, जनरली ऐसा होता है। फ्रेंकल डिफेक्ट की बात करते हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा, एनायन का साइज जो है ना, एनायन साइज जो है वो काफी बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू कैटायन साइज। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन जनरल वे से एनायन का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए कैटायन के साइज से। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पर कैटायन है जो कि इंटरस्टिशियल साइट पे जाके अरेंज हो जाता है। मैंने वहां पर आपको बताया था कैटायन और एनायन, ऐसा नहीं है। इंटरस्टिशियल साइट पे सिर्फ और सिर्फ कैटायन जाके अरेंज होगा। अगर कैटायन का साइज छोटा है तो अपनी पोजीशन छोड़ेगा और कहीं भी इंटरस्टिशियली अरेंज हो जाएगा। सबको समझ में आ गया। अगर छोटा है तो उसको एनर्जी कम लगेगी, वो कहीं भी जाके अरेंज हो जाएगा। और क्योंकि अब अरेंज कहां होगा, वॉइड के अंदर। वॉइड की सिचुएशन जो होती है वो छोटी होती है, तो कैटायन इतना छोटा होगा कि कहीं भी जाके फिट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग फ्रेंकल डिफेक्ट बोलेंगे जहां पर एनायन का साइज काफी बड़ा है एज कंपेयर टू कैटायन साइज। तो कैटायन इतना छोटा है कि वो कहीं भी जाके अरेंज हो जाएगा किसी भी इंटरस्टिशियल साइट पे। तो ये उसका मतलब होता है, ध्यान से उसको समझिएगा। यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों गायब करने हैं, एक नहीं। तो यहां पर साइज कंपैरेबल होना चाहिए, दोनों जो है वो निकल गए हैं। लेकिन यहां पर कैटायन को इंटरस्टिशियली अरेंज होना है, तो कैटायन का साइज छोटा सा होगा तो वो कहीं भी किसी वॉइड में जाके दूसरे वॉइड में फिट हो जाएगा अपनी पोजीशन को छोड़ के। क्लियर हो गया, तो उसको फ्रेंकल डिफेक्ट बोलते हैं। अच्छा, दूसरा, अब इसके बिहाफ पे क्या समझ में आता है, जरा ध्यान से इसको समझिएगा। यहां पर एनायन और कैटायन का साइज कंपैरेबल है, तो मैं अगर आपसे यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करूं तो क्या होगा, ये सवाल बहुत पूछते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर किधर ज्यादा होगा किधर कम, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं किसको है, जरा चेक करो। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि एनायन को कितने कैटायन ने घेर रखा है या फिर कैटायन को कितने एनायन ने घेर रखा है, यही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो यहां पर कैटायन का साइज काफी बड़ा है, साइज जितना बड़ा होगा उसको उतने ही, अगर ये पॉजिटिव है तो उसको उतने ही नेगेटिव घेर पाएंगे। सही हो गया, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, याद है आप लोगों को। बस यही इंपॉर्टेंट है। तो जितना साइज कंपैरेबल होगा, बड़ा होगा, उतने ही एनायन उसको घेर पाएंगे। इसका मतलब यहां कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, हाई। ये तो चीज मैं पहले ही बता चुका हूं। इसका मतलब यहां पर शॉर्टकी डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए। क्लियर हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है। यहां पर फ्रेंकल डिफेक्ट की बात करते हैं, यहां पर ऑब्वियसली कैटायन बहुत ही छोटा है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर यहां क्या होगा, लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, ध्यान रखिएगा कि शॉर्टकी डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, जबकि फ्रेंकल डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है एग्जांपल्स।
वो कंडीशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड एन एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल्स, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, एग्जाम्पल तो बताइए। सो फाइनली शॉर्टकी डिफेक्ट के जो एग्जाम्पल बनेंगे वो बनेंगे NaCl, ठीक है, KCl, KBr, CSCl। ये देखिए यहां पर ये एग्जाम्पल हो गए शॉर्टकी डिफेक्ट के, ठीक है। और फ्रेंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल अगर आपको देखने हैं, जैसे कि AgCl, ZnS, ये प्रॉपर एग्जाम्पल है किसके, फ्रेंकल डिफेक्ट के। लेकिन मजे की बात, इन दोनों में जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक्सेप्शन हर जगह होता है, तो आपको बता देता हूं कि AgBr, जिसको सिल्वर ब्रोमाइड भी कहते हैं, उसमें शॉर्टकी डिफेक्ट भी होता है और फ्रेंकल डिफेक्ट भी होता है। और ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके क्वेश्चन गेन करेगी, ध्यान रखिएगा आप लोग। AgBr एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें शॉर्टकी डिफेक्ट भी होता है और फ्रेंकल डिफेक्ट भी होता है। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो ये कंडीशंस थी और ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सबसे पहले तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आर दोज वेयर द कैटायन टू एनायन रेशो, कैटायन टू एनायन रेशो, ठीक है, कैटायन टू एनायन रेशो विल बी डिस्टर्ब्ड, विल बी डिस्टर्ब्ड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर कैटायन टू एनायन रेशो बदल जाएगा। मतलब ये है कि पूरे क्रिस्टल में मान लीजिए कि कैटायन टू एनायन रेशो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जब थे तब रहता था 100, अगर 100 कैटायन है तो वहां 100 ही एनायन रहते थे। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते थे? जहां पर स्टोइकियोमेट्री हमेशा मेंटेन रहती थी उसको हम बोलते थे स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते थे। लेकिन अगर ये कैटायन टू एनायन रेशो चेंज हो जाए, हो सकता है ऐसा हो कि कैटायन, अभी एनायन तो हमारे पास 100 है लेकिन कैटायन जो है 99 हो गए, ऐसा पॉसिबल है ना? नो डाउट। सो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जहां पर कैटायन टू एनायन रेशो चेंज हो गया। ये भी पॉसिबल है कि कैटायन हमारे पास 100 हो लेकिन एनायन हमारे पास क्या हो जाए? 99, तो इसको हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। क्रिस्टल के अंदर अगर कैटायन और एनायन बराबर हैं तो वो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, लेकिन अगर वो बराबर नहीं है, ठीक है, इसका मतलब वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट काउंट करते हैं उसको। अब इसमें एक और खास बात है, क्या है कि यहां पर ये सब चीज होने के बावजूद भी, मतलब कैटायन टू एनायन रेशो बदल गया, उसके बावजूद भी एक चीज नहीं बदलेगी, वो क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसी को ही हमको समझना है। वहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं बदलेगी, न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। नाउ दिस थिंग इज सो मच इंपॉर्टेंट, वो मेंटेन रहेगी। अब ये कैसे पॉसिबल है, वही हमें समझना है कि कैटायन चला गया, एनायन चला गया, या कैटायन चला गया या एनायन चला गया, कोई एक गया, उसके बावजूद भी हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है सॉलिड की वो बनी हुई है। ये चीज हमें समझनी है। तो चलिए उसको शुरू करते हैं और इस वीडियो में उसी का मैं जवाब आप लोगों को दूंगा। सबको क्लियर है? सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिकल जो डिफेक्ट होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो देखिए इसको अगेन यहां पर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये देखिए मैं यहां पर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं और उसमें भी आगे पार्टीशन है, इसको मैं दोबारा बता रहा हूं, जरा ध्यान से इसको देखिएगा। पहला है मेटल एक्सिस डिफेक्ट, ठीक है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, ऐसा डिफेक्ट जिसमें मेटल एक्सिस में हो जाए। देखिए मेटल क्या होता है? कैटायन, सबको पता है ना। मेटल क्या होते हैं? जो जनरली इलेक्ट्रॉन डोनर को मेटल बोलते हैं, तो वो कैटायन की फॉर्म में आ जाएगा। मेटल एक्सिस डिफेक्ट का मतलब क्या है? मेटल चला गया जी एक्सिस में, इसका मतलब कैटायन एक्सिस में हुआ है। क्लियर हो गया? सो मेटल एक्सिस डिफेक्ट। और दूसरी कैटेगरी यहां पर बनाई गई कौन सी? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। दोनों मेटल के केस में मेटल डेफिशिएंसी शॉर्ट में लिख रहा हूं डिफेक्ट। सो यहां पर दो तरह के होते हैं, एक तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल इन दिस केस इज कैटायन, सो सारा खेल जो यहां पर है वो कैटायन का है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट या फिर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, या कैटायन का एक्सेस हो जाएगा या फिर कैटायन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। सबको समझ में आया? डेफिशिएंसी का मतलब कमी। इस चीज को क्लियर हो गया सब लोगों को? सो फाइनली मेटल एक्सिस डिफेक्ट जो है ना, क्या कि मेटल की एक्सेस हो जाए या फिर कैटायन की एक्सेस हो जाए, वो होते हैं दो तरह से। अब ये दो तरीके से होता है। मेटल की एक्सेस दो तरह से पॉसिबल है। एक तो एनायन की वैकेंसी हो जाए, ठीक है, एनायन खुद वहां से गायब हो जाए। एनायन की अगर वैकेंसी हो गई, जरा सोचिए कि यहां पर एक क्रिस्टल है, ठीक है, एग्जांपल तो मैं आप लोगों को दूंगा लेकिन फिर भी सोचिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से माइनस प्लस माइनस प्लस,
ठीक है, प्लस माइनस इस तरह से क्रिस्टल है जिसके अंदर आयनिक क्रिस्टल में स्पेशली ये डिफेक्ट पाए जाते हैं। तो यहां पर एक आयनिक क्रिस्टल मैंने लिया, उसमें अचानक से बताइए मेटल एक्सिस में कब होगा, जब यहां से एक एनायन गायब हो जाए। एनायन की अगर वैकेंसी हो गई तो मेटल ऑटोमेटिकली एक्सिस में चला जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल सा तरीका है ये। नहीं तो इसको बोलते हैं कि आप आसानी से मेटल की एक्सेस कर सकते हो जब आप एनायन की वैकेंसी क्रिएट कर दो, मतलब वहां से एनायन गायब हो जाए किसी भी तरीके से। पहला तरीका तो ये हो गया। और जो दूसरा है वो है कैटायन इंटरस्टिशियल कैटायन। तो आप इसको यूं लिख सकते हो, इंटरस्टिशियल कैटायन। ठीक है, अचानक से अगर कैटायन छोटा है तो अचानक से इंटरस्टिशियल पोजीशन पे कैटायन आ जाए, उसको कैटायन जैसे ही कैटायन क्रिस्टल के अंदर आया ऑटोमेटिकली मेटल एक्सिस में हो गया। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, बट मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि कितने तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं। या तो आप एनायन गायब कर दो, एनायन के गायब होते ही मेटल या कैटायन ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक्सिस में आ जाएगा। या फिर इंटरस्टिशियली आप कैटायन को डाल दो, जैसे ही आप कैटायन को डाल दोगे ऑटोमेटिकली कैटायन अगर एक्सिस में हो तो मेटल भी एक्सिस में हो जाएगा। क्लियर हो गया? दोनों ही केसेस में आपकी मेटल की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, सॉलिड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, वो हमेशा मेंटेन रहेगी, वो वहां पर खराब नहीं हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इसी को हमें समझना है। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट और दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का मतलब यहां अचानक से कैटायन की कमी हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली कैटायन कहें तो जो मेटल है, कैटायन मेटल ही होता है, तो मेटल की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और एक्चुअल में इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो मैं स्टार लगा देता हूं। ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल सिंपल पूछे जाते हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे करवाऊंगा अभी। तो इन दोनों को अभी हमें पढ़ना है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए। सो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट। तो लिखिए मेरे साथ, मेटल एक्सिस डिफेक्ट बड़ा ही आसान है, ध्यान से इसको समझिएगा। मेटल एक्सिस में हो जाए ऐसा कुछ हमें करना है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, ठीक है, जो कि नॉन स्टोइकियोमेट्री है, मतलब स्टोइकियोमेट्री तो चेंज हो जाएगी लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहनी चाहिए। मेटल एक्सिस डिफेक्ट में सबसे पहला तरीका है एनायन वैकेंसी। क्या है? एनायन वैकेंसी क्रिएट करो एनी हाउ आप। ठीक है, सो देखिए एनायन वैकेंसी का मतलब समझिए, एनायन गायब करो। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक NaCl का क्रिस्टल है। ये देखो डिफेक्ट किधर पाया जाता है, आपको सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं NaCl का। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक NaCl का क्रिस्टल है, तो उसमें ऑब्वियसली अगर NaCl का क्रिस्टल है तो उसमें Na+ और Cl- होंगे ही। तो मैं यहां पर उसको दिखा रहा हूं। नाउ दिस इज Na+, ठीक है, नाउ दिस इज Cl-, यहां पर Na+, ध्यान से देखिएगा, और यहां पर Cl-। ठीक है, इस तरह से कैटायन और एनायन को मैं दिखा रहा हूं। यहां पर फिर से क्या होगा, Cl-, तो यहां क्या होगा Na+, यहां क्या होगा Cl-, तो यहां क्या होगा Na+। ठीक है, 3 रोज बना देता हूं जिससे आसान हो जाएगा। सो फाइनली यहां पर क्या होगा Na+, और यहां पर भी क्या होगा Na+, तो इनके बीच में क्या होएगा Cl- एंड Cl-, ये बना दिया। अब जरा सोचिए, अगर ये क्रिस्टल एज इट इज ऐसे ही पड़ा है तो उसमें Na+, यानी कि अगर हम कहें कि सोडियम टू क्लोरीन रेशो देखिए तो वो कितना है, जरा ध्यान से उसको देखो, सोडियम टू क्लोरीन रेशो, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री यहां पर एटम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी। ठीक है, सोडियम टू क्लोरीन रेशो चेक करिए कितना है। तो यहां पर देखिए सोडियम कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर सोडियम इस क्रिस्टल में जितना मैंने बनाया वहां पर सोडियम 6 है, क्लोरीन भी कितने हैं 6। तो अभी तो स्टोइकियोमेट्री बनी हुई है। अब अचानक से क्या करना है आपको, इस क्रिस्टल पे से जैसे ही आप किसका वेपर पास कराओ, सोडियम वेपर फॉर्म में अगर आपने पास कराया, ये वेपर फॉर्म में सोडियम है, ध्यान से समझिएगा, वेपर फॉर्म में आपने सोडियम को पास करवाया। ठीक है, सोडियम वेपर फॉर्म में भी कन्वर्ट होती है। वेपर फॉर्म में अगर इस सोडियम को यहां से इस पर्टिकुलर लेटेस्ट क्रिस्टल से पास कराओगे, ये सोडियम की वेपर है जो इसके ऊपर से निकल रही है, तो ये सोडियम क्या करेगा, ये सोडियम इनमें से, इस क्रिस्टल में से एक क्लोरीन को अपने साथ बाहर निकालेगा, अट्रैक्ट करेगा। ऑब्वियसली क्या करेगा, सबसे पहले तो जैसे ही निकल रहा होगा वेपर फॉर्म में तो एक खुद जाएगा Na+ में और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। सही है, तो ये Na+ क्या करेगा, किसी एक क्लोरीन को अपनी तरफ खींचेगा। सपोज इस क्लोरीन, ये जो क्लोरीन Cl- है वो इसके साथ चला गया, तो ये यहां से गायब हुआ, तो ये यहां से मैं गायब कर देता हूं, ध्यान से उसको देखिए, यहां से गायब हो गया। तो ये जो Cl- गायब हुआ और ये Na+ क्या करेगा, ऑब्वियसली Na+ और Cl- आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे NaCl, वो तो बाहर निकल गया। क्लियर है, और जो इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा था वो अंदर आ जाएगा और यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी उसकी बनी रहेगी। तो देखिए यहां पर इस जगह पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया,
सबको समझ में आ गया। तो इस तरह के डिफेक्ट में अब हुआ क्या, अब अगर ये जो डिफेक्ट पैदा हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, आपने जो सोडियम का वेपर यहां से फ्लो करवाया, उसकी वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और यहां से क्या हुआ जरा चेक करो, बताइए कि यहां पर Na2Cl अब रेशो कितना है, तो यहां पर एक Cl तो गायब हो गया, तो Na तो है यहां पर 6, जबकि Cl कितना है 5, स्टोइकियोमेट्री चेंज हो गई। लेकिन अभी भी यहां पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी हुई है, पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही है, नेगेटिव चार्ज भी उतना ही है, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ा था वो अंदर आ चुका है क्रिस्टल के। क्लियर हो गया सब लोगों को। सो इस तरह से जो यहां पर डिफेक्ट पैदा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन वैकेंसी और मेटल एक्सिस डिफेक्ट इन द केस ऑफ एनायन वैकेंसी। देखो यहां पर मेटल एक्सिस में हो गया, ये देखो सोडियम मेटल है और वो एक्सिस में हो गया, कितना है 6, जबकि वो कितना है 5। तो यहां से साफ दिख रहा है कि मेटल ऑटोमेटिकली एक्सिस में चला गया। अब देखिए यहां से होता क्या है, अब यहां पर मेटल एक्सिस में चला गया तो यहां पर कुछ चीजें जो हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर क्रिएट हो गई है, बड़ी मजेदार। सबसे पहले तो इसको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया, और अगर इसको इस पर्टिकुलर क्रिस्टल को एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया तो यहां पर सबसे पहली प्रॉपर्टी जो जनरेट हुई है वो क्या है, बड़ी आसानी से समझ सकते हो, वो है कंडक्टिविटी। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी बढ़ गई, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, कंडक्टिविटी इसकी बढ़ गई, यस और नो, कंडक्टिविटी इसकी बढ़ चुकी है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो बढ़ी जाएगी। उसके अलावा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी बढ़ गया, यस और नो, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर उसका चेंज हो गया, बढ़ गया, ठीक है। सो बिहेवियर, सो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी यहां पर क्या हुआ है, यहां पर इसका मेंटेन हो गया। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है। मतलब क्या है, अगर आपने यहां पर N और S पोल रख दिए तो उसके लिए क्या करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा, इसको पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कहते हैं। नहीं तो जब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है ना, तो यहां पर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। सबसे मजेदार बात जो यहां जनरेट हो गई है उसको जरा समझें। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, मैं इसको थोड़ा सा यूं राउंड अप करता हूं, ये देखिए, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां पर एक F सेंटर जनरेट हो गया। एक्चुअली यहां पर जहां पर भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर्टिकुलर स्पेस को हम लोग बोलते हैं F सेंटर। क्या बोलते हैं, F सेंटर। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। इस F सेंटर की वजह से क्रिस्टल कलर्ड हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो क्रिस्टल है वो कलर्ड हो जाएगा। मतलब फाइनली आपको पता है, मैं आपको क्लियर करता हूं, अगर ये डिफेक्ट ना होता तो विदाउट दिस डिफेक्ट, मैं लिखता हूं विदाउट दिस डिफेक्ट NaCl कैसा होता है, नमक कैसा होता है, व्हाइट, सबको पता है ये तो, ठीक है। सो नमक होता है जी व्हाइट, ये तो पता है ना आप लोगों को। बट जैसे ही ये डिफेक्ट आएगा विद दिस डिफेक्ट, ठीक है, इस F सेंटर की वजह से अब होगा क्या, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, पहले हायर स्टेट में जाएगा, उसके बाद जब वो लोअर स्टेट में वापस आएगा तो वो ये एनर्जी रेडिएट करेगा, और वो रेडिएशन की वजह से ये आपको येलो कलर का दिखाई देगा। तो फाइनली यहां पर इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये येलो कलर का होगा। मतलब इस डिफेक्ट की वजह से जो F सेंटर जनरेट हुआ है उसकी वजह से ये जो क्रिस्टल है आपको, ठीक है, येलो कलर का दिखाई देगा, येलोइश कलर का हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां पर F सेंटर जनरेट होने की वजह से येलो कलर का हो गया। तो अगर हम बात करें कि NaCl इस डिफेक्ट की वजह से येलो हो जाता है, ठीक है, इसी तरह से ये डिफेक्ट LiCl में भी पाया जाता है, और LiCl इस वजह से पिंकिश कलर का दिखाई देता है, पिंक कलर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर KCl की बात करें तो वो वॉयलेट कलर का दिखाई देता है। ये कलर्स आपको पता होने चाहिए। ये कब होता है, ये ड्यू टू F सेंटर, ड्यू टू क्रिएशन ऑफ F सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। F सेंटर के क्रिएशन की वजह से यहां पर ये कलर आपको दिखाई देते हैं, NaCl येलो, LiCl पिंक और KCl वॉयलेट कलर का दिखाई देता है। और अब आप देख लीजिए कि एनायन की वैकेंसी की वजह से जो डिफेक्ट पैदा हुआ है उसके अंदर यहां इनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आने लगता है, और उसके अलावा ये जो क्रिस्टल है वो कलर्ड हो जाते हैं। और कलर किस किस तरह से जनरेट होते हैं, NaCl का येलो, LiCl का पिंक और KCl का वॉयलेट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फटाफट से अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। और सबसे खास बात की तरफ चलते हैं। जैसे ही यहां से Na गायब हो गया तो बताइए कि डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो डेंसिटी
यहां पर डिक्रीज हो जाएगी, डाउन एरो लगा रहा हूं, जरा ध्यान से उसको देख लेना, डेंसिटी यहां पर डिक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियसली यहां से Na जो Cl माइनस गायब हो गया है, और Cl माइनस यहां से गायब हो गया तो बेसिकली एक मास चला गया यहां से, तो डेंसिटी तो गायब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो ये डेंसिटी कम होना किसकी याद दिलाता है आपको, शॉर्ट की डिफेक्ट की थोड़ी थोड़ी याद दिलाता है आपको, आया समझ में। सो फाइनली एनायन वैकेंसी का मतलब यहां से एक एनायन ही गायब हो जाए और उसकी वजह से मेटल एक्सेस में आ जाता है, और मेटल एक्सेस में आते हैं यहां पर इस तरह से प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं और डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम लोग किधर चलेंगे, एनायन वैकेंसी के बाद इंटरस्टिशियल साइट्स की तरफ, इंटरस्टिशियली मेटल एक्सेस कैसे होता है उसकी तरफ चलेंगे। चलिए फटाफट से ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब मेटल एक्सिस डिफेक्ट हम लोग देखेंगे किसकी वजह से, कैटायन इंटरस्टिशियल की वजह से। तो देखिए फटाफट से लिखिए, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन इंटरस्टिशियल, ड्यू टू कैटायन, ठीक है, कैटायन किधर आ जाए, इंटरस्टिशियली वहां पर अरेंज हो जाए, इंटरस्टिशियली, ठीक है, अरेंज हो जाए। तो कैटायन इंटरस्टिशियली कैसे होगा, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं जिंक ऑक्साइड, आपको एग्जांपल याद रखने हैं, मेन एग्जांपल ही होते हैं। जिंक ऑक्साइड में जो Zn होता है, आपको कैटायन इंटरस्टिशियल में डालना है अगर, तो Zn+2 यानी कैटायन क्यों होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, कम, साइज स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, तभी वो इंटरस्टिशियली अरेंज हो पाएगा। तो देखिए यहां पर एक क्रिस्टल लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, उस क्रिस्टल में हमारे पास क्या है, Zn+2 है, O-2 है, Zn+2 है, O-2 है, ऐसा करके क्रिस्टल है, उसका एक छोटा सा पीस ले लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर O-2 Zn+2, O-2 Zn+2, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर Zn+2 O-2 Zn+2 O-2, इस तरह से ये क्रिस्टल में Zn+2 O-2 अरेंज है। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए यहाँ पर जिंक टू ऑक्सीजन का रेशो कितना है, तो 6:6 है, वैसा ही तो बनाया यहाँ पर 2, 2 4 और 2 6, 6:6 है, यस और नो। अभी अचानक से क्या हो, अगर मैं मान लूं कि यहां पर अचानक से एक Zn+2 इंटरस्टिशियली कहीं अरेंज हो जाए, इंटरस्टिशियली का मतलब मैं मान लेता हूं कि यहां पर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, ठीक है, क्योंकि जिंक बहुत ही छोटा होता है, तो यहां पर Zn+2 एनी हाउ अरेंज हो गया और उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहां कहीं अरेंज हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। तो इलेक्ट्रॉन को तो ज्यादा स्पेस चाहिए नहीं होता, और जिंक Zn+2 खुद भी छोटा है, वो भी इंटरस्टिशियली यहां पर कहीं कैसे ना कैसे करके अरेंज हो गया, ठीक है। सो जैसे ये अरेंजमेंट हुआ, वो कैसे भी हो सकता है, हमें उस पर फोकस नहीं करना, देयर आर मेनी वेज जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी बनती है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो अगर ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा बहुत बार इस वजह से भी होता है क्योंकि अगर हम लोग इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें जिंक आयन और ऑक्साइड के आयन होते हैं, जैसे हम उसमें एक्वस सॉल्यूशन में से एक्वस यानी कि पानी को गायब करेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में आता है या पीपीटी की फॉर्म में बैठता है। अगर हमने आराम से इसका पीपीटी फॉर्म होने दिया तब तो अच्छे से अरेंज हो गए, और अगर जल्दबाजी की तो ऐसे डिफेक्ट आने लगते हैं, उसका वन ऑफ रीजन ये भी है। सो आप उसको कैसे भी समझिए, वो हमसे कभी नहीं पूछा जाता कि कैसे हुआ, वो हमसे जरूर पूछा जाता है कि क्या हो रहा है इसके अंदर। तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो अब बताइए कि जिंक टू ऑक्सीजन अब रेशो कितना रहा, ये तो तब था, ये था जब डिफेक्ट नहीं है, नो डिफेक्ट, जब डिफेक्ट नहीं है तब तो हमारे पास जो स्टोइकियोमेट्री रेशो था 6:6, लेकिन अभी जब डिफेक्ट आ गया, सो इन द डिफेक्ट रेशो कितना जरा चेक करो, अभी जिंक कितना हो गया, 6 से हो गया जी 7, यस, ऑक्सीजन अभी कितना है 6, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी बनी हुई है, जरा चेक करो, जितने प्लस है उतने ही माइनस यहां पर एंटर हुए हैं। तो ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहां पर मेंटेन रहनी चाहिए। अब इससे क्या बेनिफिट हुए, सिंपल सी बेनिफिट तो एक तो दिखाई दे रहे हैं। क्या बेनिफिट हुए, सबसे पहले तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो बढ़ने लग गई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है जी, यस और नो। दूसरा, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी आ गया है इसके अंदर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी आ गया है। और तीसरा, ये कलर्ड हो जाएंगे, किसकी वजह से, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ये कलर्ड हो जाते हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां पर ये जो क्रिस्टल है ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, कलर्ड, क्लियर है। सो यहां पर ये क्रिस्टल भी कलर्ड हो जाएगा, इसका भी येलोइश कलर आने लगता है, वो किस वजह से होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्लियर हो गया सब लोगों को। तो अगेन चीजें वही हैं, बस आपको ध्यान से देखना होता है कि यहां पर बेसिकली कैटायन इंटरस्टिशियल में गया तो वहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कैसे हुई है। तो बाहर से सिर्फ Zn+2 नहीं आया, 2 इलेक्ट्रॉन भी उसके साथ आए, वो भी इंटरस्टिशियली यहां पर क्या हो चुके हैं, अंदर अपनी पकड़ बना चुके हैं, अंदर जा चुके हैं।
सो उससे उनका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बना हुआ है, लेकिन यहां पर स्टोइकियोमेट्री चेंज हो गया, और स्टोइकियोमेट्री चेंज हो गया, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। अगेन उसकी वजह से ये सब चीजें होती हैं, वो मैंने आपको बता दिया। सो ये हुआ हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट दोनों केसेस में। अब हम देखेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट रहेगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसको पढ़ लेते हैं, फटाफट से ले लीजिए। सो चलिए गाइस, लास्ट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कर लेते हैं, जिसका नाम है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ऐसा डिफेक्ट जिसमें मेटल डेफिशिएंट हो जाए, उसको दिखाने का तरीका देखिए, आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेंगे। देखिए ज्यादातर ये किस में पाए जाते हैं, पहले तो वो समझ लेते हैं। ये ऐसे मेटल वाले कंपाउंड में होता है जहां पर मेटल की वैलेंसीज, जहां पर मेटल की वैलेंसी एक से ज्यादा हो। जैसे कि वैलेंसी एक से ज्यादा का मतलब क्या है, जैसे कि Fe के एग्जांपल। Fe देखो, आपको पता है कि +2 वाले कंपाउंड भी बनाता है और +3 वाले कंपाउंड भी बनाता है। सो ऐसे कंपाउंड में हमको क्या मिलेगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर वेरिएबल, मैं लिख देता हूं, जहां पर एक मेटल का वेरिएबल वैलेंसीज हो, वेरिएबल वैलेंसीज अगर शो करता हो, इसका मतलब उसके अंदर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पॉसिबल है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? वेरिएबल वैलेंसीज होनी चाहिए, जैसे कि Fe। तो मैं इसके लिए एग्जांपल लेता हूं जी, FeO। विल टेक एन एग्जांपल, ठीक है, आपको मैं समझाता हूं। विल टेक एन एग्जांपल FeO। अब जरा ध्यान से देखिए, FeO के अंदर ऑक्सीजन -2 पर होती है, तो Fe कितना होता है, +2 पर। क्लियर हो गया? अब पहले इसका क्रिस्टल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मेटल की डेफिशिएंसी करके दिखाता हूं, ठीक है? जरा ध्यान से इसको देखिए। सपोज करते हैं कि हमारे पास इसका एक क्रिस्टल है, ध्यान से देखिएगा उसको, और उस क्रिस्टल के अंदर Fe+2 एंड O- अरेंज्ड है। तो मैं यहां लिख देता हूं, सबसे पहले तो यहां पर ये Fe+2 O-2, Fe+2 O-2, और यहां पर O-2, Fe+2 O-2, Fe+2, ठीक है, और यहां पर Fe+2 एक क्रिस्टल है, O-2, Fe+2 O-2। इस तरह से एक छोटा सा क्रिस्टल का पीस ले लिया, ठीक है। अब पहले बताइए, अगर डिफेक्ट नहीं है तो यहां पर Fe2O, बताइए कि यहां पर Fe और O के बीच का जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है वो कितना है। अगेन 6:6, जितना मैंने लिया है उसके हिसाब से 6:6, एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, इसको एकदम पेट मत मानेगा, मैंने जितना दिखाया उसके हिसाब से। 2 ये रे 4 और 2 6, 6:6। अब अचानक से अगर डिफेक्ट आया तो कैसे आएगा, जरा उसको चेक करिए। अगेन यहां पर होगा कुछ यूं, क्योंकि Fe+2 और +3 दोनों की फॉर्म में पाया जाता है, और हमें चाहिए कि यहां पर मेटल की जी डेफिशिएंसी हो जाए, फिर भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। तो आप सिंपल से एक काम करिए, मैं यहां से 3 Fe+2 किसी तरह से गायब कर देता हूं। दोबारा समझना, 3 Fe+2 क्रिस्टल से गायब कर दिए मैंने, तो यहां पर ये Fe2O रेशियो चेंज करना है। 3 Fe+2 गायब कर दो, ये लो, ये पहला, ध्यान से उसको देखना, कर दिया, ये दूसरा, और यहां पर ये सपोज ये तीसरा गायब कर दिया, ध्यान से उसको देखो, ये मैंने यहां से गायब कर दिए। अब 3 Fe+2 गायब किए तो आपने कितना चार्ज गायब किया, जरा चेक करो, आपने +6 चार्ज गायब कर दिया। अब मुझे +6 चार्ज उसमें वापस लाना है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसकी हायर वैलेंसी वाला Fe यूज किया। सपोज मैं यहां पर Fe+3, मैं इसको दूसरे कलर में लिख देता हूं, Fe+3 एक यहां लगा दिया और एक Fe+3 यहां रख दिया। किसी भी वे से इसकी हायर वैलेंसी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला Fe यहां पर 2 घुस गया, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। लेकिन अब मैं अगर कहूं कि यहां पर इस डिफेक्ट के आने के बाद यहां पर Fe2O रेशियो निकालो, अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कैसे हुआ, वो हमसे सवाल कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन हो क्या रहा है उसको चेक कर लेना। देखो सवाल बहुत सारे उठते हैं, लेकिन हमें किस पे फोकस करना है, जो हमारे सिलेबस में है। तो यहां पर ये सवाल कभी नहीं पूछा जाता कि कैसे हुआ। इन एनी सेंस ये अगर हो गया है तो आपको ये समझिए कि यहां पर Fe2O रेशियो कितना है। तो जरा चेक करो, Fe, अगेन Fe कितना है, 5 ही रह गए, क्योंकि आपने 3 निकाल दिए थे, 2 डाले तो 5 रह गए। ऑक्सीजन फिर से कितना है, 6। तो बताओ हो गया ना यहां पर मेटल का डेफिशिएंसी। सवाल क्या है, मेटल का डेफिशिएंसी डिफेक्ट दिखाना था, ये रहा उसका जवाब, मेटल अपने आप डेफिशिएंट हो गया, यहां पर 5:6 में आ गया। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर Fe+2 की 3 Fe+2 की जगह आपने 2 Fe+3 डाल दिए। क्या डाल दिया आपने, Fe+3 डाल दिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पूरे क्रिस्टल में अगर मैं यहां पर आयंस काउंट करूं तो कितने आयंस, जरा चेक करो। एक तो यहां पर Fe+2, और एक है यहां पर Fe+3, और एक है यहां पर O-2। तो इस पूरे क्रिस्टल में बताओ Fe+2 कितने हैं, तो जरा चेक कर लो। ये रहा 1, उसके बाद इधर तो है ही नहीं, 2 और 3, ये 3 है, ये 2 हैं, और ये 6 हैं। इसी तरह से हुआ, अभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है।
कैसे? जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, चेक कर लो। यहां पर 3 और 2 5, 6 7 8 9 10 11 12, प्लस के भी 12 है, माइनस के भी 12 है, लेकिन यहां पर Fe+2, Fe+3 और O-2 का रेशियो अलग अलग है। यहां पर 3 ये है, 2 ये है और 6 ये है। अगेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है, लेकिन यहां पर Fe जो है बेसिकली वो किस में चला गया? डेफिशिएंट हो गया, डेफिशिएंसी में चला गया। अब आप देखो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं। जहां पर एक कौन दिखाएगा? जहां पर ऐसा मेटल हो जिसके पास वेरिएबल वैलेंसी जो दिखाता हो, वेरिएबल वैलेंसी जिसमें पॉसिबल हो। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है उसको देख लेते हैं। सपोज आपसे सवाल पूछा, अब ये डेफिशिएंसी ये तभी आएगी जब वेरिएबल वैलेंसी शो करता हो। तो सवाल क्या पूछा? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप चाहे तो बुक में देख लीजिएगा। सपोज कि आपके पास Fe यहां पर लिखा है 0.96, ठीक है, और O लिखा है, कहता है Fe.962O, ये आपके पास एक कोई कंपाउंड है, तो उसमें किस तरह का आपके पास डिफेक्ट है? पहला सवाल तो ये है कि ऐसे कंपाउंड में ऐसा कोई सॉलिड है FeO का जिसमें Fe के नीचे 0.96 लिखा है और O लिखा हुआ है, तो इस कंपाउंड में, इस सॉलिड क्रिस्टल के अंदर कैसा डिफेक्ट है? तो दिख ही रहा है मेटल, आप देखो नॉन मेटल है जी 1, उसके रिस्पेक्ट में मेटल कितना है? 0.96, तो मेटल क्या हो गया? डेफिशिएंट हो गया। तो यहां पर ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। पहली बात तो कैसा डिफेक्ट है? मेटल डेफिशिएंसी। मैं इसको पूरा लिख रहा हूं, आप समझ ही गए होंगे। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो गया। अब वो यहां पर सवाल क्या पूछेगा आपसे? सवाल ये पूछेगा कि बताइए कि यहां पर Fe+3 कितना है? Fe+3 कितना है? ठीक है, ये सवाल भी पूछ सकता है। Fe+3 और Fe+2 का रेशियो भी पूछ सकता है। Fe+3 टू Fe+2 इसका रेशियो बताइए, ये सवाल भी पूछ सकता है। क्लियर हो गया? और परसेंटेज ऑफ Fe+3 भी पूछ सकता है। क्लियर हो गया? ऐसे सवाल आते हैं तो पूछेगा कि बताइए कि Fe+3 परसेंटेज में कितना है, या Fe+3 टू Fe+2 का रेशियो बताइए कितना है। क्लियर हो गया? उस क्रिस्टल में अगर कोई ऐसा डिफेक्ट शो कर रहा हो तो देखिए बड़ा आसान है। क्या मैं इसको यूं नहीं लिख सकता हूं? देखिए Fe2O ये अगर 1 है तो ये 0.96 है। इसका मतलब मैं इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अगर ऑक्सीजन उस क्रिस्टल में 100 है तो Fe कितने होंगे? 96। क्लियर हो गया? अभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है, तो ओवरऑल जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। यस और नो? तो अगर आपसे पूछूं कि आप बताइए कि ना टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, तो देखिए नेगेटिव चार्ज है जी ऑक्सीजन की वजह से। एक ऑक्सीजन पे होता है -2, तो 100 ऑक्सीजन पे कितना होगा? दैट इज -200। तो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? ऑब्वियसली +200, क्योंकि ये चीज हम पढ़ के आ चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। सबको समझ में आ गया? मैं सोल्व करने का तरीका बता रहा हूं आपसे। कल को कोई पूछ ले कि Fe+3 और Fe+2 का रेशियो कितना है इस पर्टिकुलर कंपाउंड में जहां पर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पाया जा रहा है, वहां पर बताइए कि +3 टू +2 ये रेशियो कितना है। ये सवाल पूछा आपसे, ठीक है? सो चलिए, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज है जी 200। क्लियर हो गया? अब जरा चेक करो, मतलब यहां पर नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज बराबर होना चाहिए। मैं मान लेता हूं कि यहां पर Fe के अंदर होंगे Fe+3 भी होएगा और Fe+2 भी होएगा। यस और नो? मैं मान लेता हूं जी कि Fe+2 है x, तो बताइए कि Fe+3 कितना होगा? 96 - x, क्योंकि टोटल अगर Fe 96 है तो उसमें कुछ Fe+3 है, कुछ Fe+2 है। ये देखिए ऐसा ही तो किया आपने, ठीक है? सो फाइनली मैं मान लेता हूं Fe+2 या x है, तो Fe+3 कितना हो गया? 96 - x। अब ओवरऑल चार्ज कितना होना चाहिए? +200। ये जितना भी चार्ज होएगा वो +200 होना चाहिए। तो ये टोटल चार्ज देखिए कितना है? देखिए +3 वाला चार्ज, +3 वाला चार्ज कितना होगा? 96 - x। ये देखिए +3 वाला चार्ज होएगा 96 - x। यस और नो? देख लीजिए, +3 वाला चार्ज इतना होएगा, क्योंकि +3 वाले कितने हैं? इतने। तो एक पर है +3, तो इतने पर कितना होगा? +3 × 96 - x माइनस, अच्छा प्लस के 2 वाला चार्ज कितना होगा? प्लस के 2 वाला चार्ज होगा +2 × x, और ये टोटल चार्ज पॉजिटिवली कितना होना चाहिए? +200। इसको 200 के बराबर रख दो। अब ये x की वैल्यू निकाल लो। अच्छा 96 × 3 दैट इज हाउ मच? 288। सो ये हो गया 288, और यहां पर कितना हो गया? -3x। ये कितना है? +2x, एंड दिस इज 200। और फाइनली देखिए -3x + 2x, ये कितना होगा? -x, विच इज इक्वल टू 200 - 288। ठीक है? सो फाइनली यहां पर कितना आएगा? -x इज इक्वल टू -88। यस और नो? सही है? तो x की वैल्यू कितनी हो गई? सो यहां पर x की वैल्यू हो गई जी 88। अब x आपने किसको माना था? x आपने माना था Fe+2, तो इसका मतलब Fe+2 तो आपके पास कितना है? 88। तो बताइए Fe+3 कितना है? ठीक है, टोटल देखिए 96 था, तो 96 में से 88 माइनस कर दो तो कितना हुआ? दैट इज 8।
तो यहां पर अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है जी रेशो बताइए, सो मैं यहां पर इस बॉक्स में लिख देता हूं Fe+3 टू Fe+2 रेशो कितना हुआ? Fe+3 है जी 8, Fe+2 है 88। क्लियर हो गया? तो टोटल रेशो कितना बना? दैट इज 1:11। यस और नो? ये आंसर आ गया कि इस क्रिस्टल के अंदर Fe+3 से Fe+2 का रेशो, Fe+2 अगर 11 होंगे तो Fe+3 1 होगा, 1:11 का रेशो बनेगा। इस तरह से इन सवालों को सोल्व करना है, बहुत सिंपल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप खुद से आपकी शीट में दिए, एनसीईआरटी बुक निकाल लो, उसमें दिए, शीट में दिए, क्वेश्चन करके देखो। आपको कुछ नहीं करना, टोटल पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव चार्ज गिन लेना है, ठीक है? वो टोटल नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, तो उसको उसके बराबर रख के इक्वेशन निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए आपको पूछता कि यहां पर ये भी बता दीजिए कि Fe परसेंटेज ऑफ Fe+3 कितना है, तो वो भी निकाल सकते हो। तो बताइए Fe+3 एक्चुअल में कितना है? 8। कितने में से? 96 इंटू क्या करोगे? 100। तो इस तरह से परसेंटेज ऑफ Fe+3 भी निकाल सकते हो, परसेंटेज ऑफ Fe+2 भी निकाल सकते हो, 88 डिवाइड बाय 96 इंटू 100। तो इस तरह से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। सो चलिए गाइस, इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग सॉलिड कितने तरह के होते हैं वो हमें सीखना है, लेकिन उससे पहले हम ये तो समझे कि कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, कंडक्टिविटी का मतलब होता है ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, दैट इज ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट कहें या इलेक्ट्रॉन्स कहें, एक ही बात है। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स या करंट कितनी आसानी से सॉलिड में फ्लो हो सकती है, उसी को हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। और इसके अकॉर्डिंग इसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स, ठीक है, कंडक्टर्स। कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है? कंडक्टर्स। दूसरा पार्ट है इंसुलेटर्स, ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा, इंसुलेटर्स। और तीसरा पार्ट यहां पर बनेगा सेमी कंडक्टर्स, ध्यान से इसको देखिएगा, सेमी कंडक्टर्स। तो 3 तरह से इसको हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, सबसे पहले तो इनको डिफाइन कर लेते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बड़ी इजीली फ्लो हो सकती है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो इजीली, ये लीजिए, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट बहुत आसानी से फ्लो हो सकती है, उसे हम कंडक्टर्स कहते हैं। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो जिसके एग्जांपल, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जितने अप्लायंसेज हैं वो किसके बनाते हैं? या तो कॉपर के बनाते हैं, एल्यूमिनियम के बनाते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम। इसके अलावा आपके पास सिल्वर हो गया, Fe हो गया। ये कैसे होते हैं? ये इनके जो अप्लायंसेज, इनके जो वायर्स होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जो सब जानते होंगे। सो चलिए, ये तो हो गया कंडक्टर्स। नाउ व्हाट अबाउट इंसुलेटर्स? देखिए, इंसुलेटर्स कौन होते हैं? जिसमें अलाउ ही नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। सो दोज मटेरियल्स या सॉलिड्स विच डू नॉट allow the flow of इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, ऐसे मटेरियल जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अलाउ ही नहीं करते हैं, उनको हम लोग इंसुलेटर्स बोलते हैं। सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए, ये भी ध्यान रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ है तो ऑब्वियसली करंट का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, सो फाइनली इसके एग्जाम्पल कौन से बनेंगे? इसके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे कि वुड, जैसे कि रबर, ठीक है, जैसे कि सल्फर, जैसे कि फॉस्फोरस, जैसे कि प्लास्टिक। तो ये ऐसे मटेरियल है जहां पर करंट का फ्लो जो है इजी नहीं है, अलाउड ही नहीं है, हो ही नहीं पाता है। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब हम थर्ड पोर्शन की तरफ चल रहे हैं। थर्ड पोर्शन कौन सा है? सेमी कंडक्टर्स। और एक्चुअली हमें इसी से डील करना है। जरा समझिए, कंडक्टर्स वो जहां पर आसानी से करंट फ्लो होती है, इंसुलेटर वो जहां करंट फ्लो नहीं होती है आसानी से, सेमी कंडक्टर वो। अब इसका डिफाइन करते हैं, दिस इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट। पहले डेफिनेशन, ठीक है, सेमी कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स, ठीक है, इन विच द conductivity of semiconductors lie between conductors and insulators. बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देखिए,
ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होती है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। सो चलिए इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मोस्ट फेमस एग्जाम्पल एक तो है सिलिकॉन जो सबसे ज्यादा फेमस है, और दूसरा जर्मेनियम, क्योंकि इनके हम लोग अप्लायंसेस बनाते हैं, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के। सो मैंने आपको ये दो एग्जाम्पल दिए हैं। ये दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि सेमी कंडक्टर्स कहलाते हैं बेसिकली, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ आते हैं, पी ब्लॉक के अंदर आते हैं, और इनकी जो कंडक्टिविटी होती है बेसिकली वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है। मतलब समझे ये टेम्परेचर से वेरिएबल होती है। अगर टेम्परेचर की वैल्यू एब्सोल्यूट जीरो है, ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू एब्सोल्यूट जीरो है, तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो जीरो होती है। तो कंडक्टिविटी ऑफ दीज, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं कंडक्टिविटी ऑफ दीज, इनकी कंडक्टिविटी कैसी होगी, जीरो। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनकी कंडक्टिविटी जो है बेसिकली क्या होती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो टेम्परेचर से वेरिएबल होती है इनकी। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो ऐसे मटीरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। क्लियर हो गया? सो दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। अब सेमी कंडक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं, जरा ध्यान से देखिए, सेमी कंडक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो देखिए मैं यहीं पे आप लोगों को बताता हूं, सेमी कंडक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स, मैं यहां मेंशन करता हूं, पहला है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब हो गया प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें कोई इंप्योरिटी नहीं होती। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें कोई इंप्योरिटी नहीं होती। एग्जांपल बताता हूं, आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो आई थिंक आप लोगों को ध्यान से यहां दिख रहा होगा। तो प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब जैसे कि सिलिकॉन का, प्योरली सिलिकॉन का आपने लेटिस लिया है या फिर सॉलिड लिया है। जैसे कि प्योर सिलिकॉन का सॉलिड का क्या मतलब है, जरा ध्यान से इसको देखो, मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूं कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन के ही एटम है, और आपको पता है सिलिकॉन 14 नंबर ग्रुप में आता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो इस तरह से वो एक जालनुमा स्ट्रक्चर में, ऐसे जालनुमा स्ट्रक्चर उस सॉलिड की होती है और इस तरह से वो रहते हैं। देखिए, और उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है। सबको समझ में आ गया? ये देखिए इस तरह से उसकी स्ट्रक्चर होती है। क्लियर हुआ? नीचे ऊपर बना देते हैं, यहां पे भी ये देखिए इस तरह से। सो फाइनली यहां पे भी बॉन्ड बना देता हूं। इस तरह का लेटेस्ट स्ट्रक्चर होता है। अब सवाल ये है कि प्योर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यहां पर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी किस फॉर्म में होती है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, बड़ा सिंपल होता है, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो यहां पर थर्मल कंडक्टिविटी होती है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शिफ्ट होना शुरू कर देंगे। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं और मूव कर जाएगा जहां पे खाली जगह होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे आप एनर्जी दोगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपनी जगह छोड़ेंगे। तो यहां पर क्या होगा, जैसे इसने अपनी जगह छोड़ी तो इसने भी अपनी जगह छोड़ी होगी। तो इसने जैसे अपनी जगह छोड़ी, ये उसकी जगह लेगा, ये आगे वाले किसी और की जगह लेगा। इस तरह से क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता रहेगा। आया समझ में? तो टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना चालू हो जाता है टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी बढ़ने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी बढ़ने लगेगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फाइनली यहां पर एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में शिफ्ट करना चालू कर देंगे। यानी कि या फिर हम लोग कहें इन अदर वे, लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग शुरू हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चालू हो जाता है और जिससे कंडक्टिविटी शुरू हो जाती है। सो ये सेंस निकलता है प्योर, उसके अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं है। ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जी दो तरह के होते हैं, मैं यहां मेंशन करता हूं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यहां पर दो तरह के होते हैं। एक तो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, अगेन दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, जिसमें इंप्योरिटी होती है। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, इम्प्योर जिसमें क्या होता है, प्योरिटी नहीं, कुछ ना कुछ इंप्योरिटी डाल दी जाती है, प्योर नहीं होते वो। ठीक है, वो दो तरह के होते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे क्या होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो चलिए इन दोनों को स्टडी करेंगे। मैं दोबारा समझा देता हूं अभी तक जो मैंने पढ़ाया। कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग तीन तरह के कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, पहला है कंडक्टिविटी अकॉर्डिंग तीन तरह के सॉलिड्स होते हैं। पहला है कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा है सेमीकंडक्टर। ठीक है,
और फाइनली कंडक्टर वो होते हैं जिसमें आसानी से करंट फ्लो होता हो। इंसुलेटर वो होते हैं जो करंट को अलाउ नहीं करता। और सेमी कंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है और वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। एब्सोल्यूट जीरो पे कंडक्टिविटी जीरो होती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। फाइनली सेमी कंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक इंट्रिंसिक दूसरा एक्सट्रिंसिक। अब हमें एक्सट्रिंसिक वाले को पढ़ना है। इंट्रिंसिक वो जिसमें जो सॉलिड होता है वो प्योर होता है, जिसमें कोई इंप्योरिटी नहीं होती है, जैसे कि यहां पर सिलिकॉन का एग्जांपल दिया। और यहां पर जो कंडक्टिविटी होती है थर्मल की वजह से कंडक्टिविटी होती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे का स्पेस लेना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे का प्लेस लेना शुरू कर देते हैं, जिससे कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहां पर इजी हो जाता है एनर्जी लेने की वजह से। तो यहां पर थर्मल कंडक्टिविटी होती है। मैं लिख देता हूं, दिस इज थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, सबको समझ में आया। लेकिन दूसरी तरफ है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, जो कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जिसको अभी हमें पढ़ना है। सो फाइनली वो दो तरह के होते हैं, एक पी टाइप और दूसरा एन टाइप। क्लियर हो गया। सो ये पी टाइप और एन टाइप क्या है वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जितना मैंने अभी ये चार्ट बनाया उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलेंगे। सो ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब हम लोग पी टाइप एंड एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझते हैं। वो कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में समझेंगे हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का मतलब क्या है? पी टाइप सेमी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, उसका मतलब क्या है जरा ध्यान से उसको देखो। तो यहां पर पी का मतलब होता है जी पॉजिटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव की वहां पर एक्सेस हो जाए। सो पॉजिटिव की एक्सेस हो जाए उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं होल। पॉजिटिव का मतलब क्या है? दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिशिएंसी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी स्पेस से यहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है सपोज, ठीक है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन चला गया अपनी जगह छोड़ के, तो पीछे क्या बचेगा? पॉजिटिव ही तो बचेगा। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, और इस पॉजिटिव को हम लोग यहां पर सेमीकंडक्टर की भाषा में होल कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पीछे एक होल क्रिएट हो जाएगा, उसी होल को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, और इसी को हम लोग पी कह रहे हैं। तो जिसको पी समझ में नहीं आया उसको अब तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि पी का सेंस क्या है। पी का मतलब होता है पॉजिटिव, एक्सेस हो जाए पॉजिटिव की। और पॉजिटिव क्या होता है? दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा तो पीछे एक होल क्रिएट होगा, उसी को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। तो इसका मतलब होल को ही हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब ये होगा कैसे? अब ये इंप्योरिटी का सेंस क्या है जरा उसको चेक करिएगा। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, सपोज कि हमारे पास है ना ये प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, जिसकी कंडक्टिविटी कुछ इतनी ज्यादा नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी ये कुछ कंडक्टिविटी शो करता है। अब इसमें अगर हमने इंप्योरिटी पैदा कर दी और इनहेरेंटली एक ऐसी प्रॉपर्टी यहां पर पैदा हो जाए कि यहां पर होल क्रिएट हो जाए अपने आप से ही। ध्यान से उसको देखिए, मैं उसको समझाता हूं। तो मैंने सपोज यहां पर एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, इंट्रिंसिक से ही आप एक्सट्रिंसिक बनाते हो। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा है? सिलिकॉन का मैंने लिया है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। सो फाइनली यहां क्या करेंगे, देखो सब सिलिकॉन है और नॉर्मल टेम्परेचर पे इसकी कंडक्टिविटी कुछ ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। सो यहां पर एब्सोल्यूट जीरो पे तो बिल्कुल जीरो होती है। अब मैं यहां पर क्या करूं, यहां पर ये ध्यान से देखिए, सिलिकॉन कौन से में आता है? 14 नंबर ग्रुप में आता है। 14 नंबर ग्रुप में कौन आता है? देखिए यहां पर कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, तो पता है ना। कौन सी गीता, और यहां पर SnNPb, ये तो पता है ना आप लोगों को। 18 और ये लेड, ये 14 नंबर में। अगर मैं 14 नंबर में 13 नंबर की इंप्योरिटी ऐड कर दूं, देखिए यहां पर 13 नंबर की इंप्योरिटी ऐड कर दूं। 13 नंबर पे कौन आता है? 13 नंबर पे आता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये देखिए, तो अगर मैंने 14 नंबर के एलिमेंट्स जिसमें स्पेशली ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, उसमें 13 नंबर की इंप्योरिटी कोई भी ऐड कर दूं तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। अगर इंप्योरिटी 13 की है तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बना लेगा। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, यहां पर डोपिंग करी। डोपिंग का मतलब होता है इंप्योरिटी को ऐड करना, ये भी ध्यान रखिएगा। डोपिंग का मतलब हो गया एडिशन ऑफ इंप्योरिटी, ठीक है। सो एडिशन ऑफ इंप्योरिटी, ये
काम किया जाता है डॉपिंग के थ्रू, एडिशन की जाती है इंप्योरिटी की। तो जिससे क्या होता है कि यहां से सिलिकॉन हट जाएगा, ठीक है, इस पूरे लेटिस में बहुत जगह पे सिलिकॉन हटेगा और उसकी जगह कौन लेगा, यहां पर किसी को भी डाल दीजिए, जैसे कि इंडियम डाल दिया। तो अब जरा सोचिए, इंडियम की जो वैलेंसी होती है जी, वो तो होती है 3, उसके पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए यहां पर आप सोचिए कि अगर मैंने यहां पर इंडियम की इंप्योरिटी ऐड करी, ध्यान से उसको समझिएगा, अगर मैंने यहां पर इंडियम की इंप्योरिटी ऐड करी, वो तो 3 ही बॉन्ड बना पाएगा क्योंकि उसके पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबको समझ में आ गया? तो यहां पर ऑटोमेटिकली एक होल क्रिएट हो गया। जरा ध्यान से उसको देखो, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? ये ऑटोमेटिकली एक होल क्रिएट हो गया और यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है। तो यहां पर ऑटोमेटिकली जो होल क्रिएट हुआ है बेसिकली, इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेसिकली, ध्यान से उसको देखिएगा, ये होल क्रिएट हुआ है इंडियम को डालने की वजह से, क्योंकि इसके पास तो क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। जो चौथा स्पेस है वो तो यहां पर क्या करेगा, होल क्रिएट करेगा। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। आप अलग अलग जगह पे क्या करो, जैसे कि यहां पर भी मैंने क्या किया, इंडियम की इंप्योरिटी ऐड कर दी, तो ये तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चौथी जगह तो यहां खाली रह जाएगी क्योंकि इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो यहां पर एक होल क्रिएट हो गया। क्लियर हो गया? सो फाइनली इस तरह से जब हम ये इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो अपने आप यहां पर स्पेसेस बन जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप हाई टेम्परेचर करोगे तब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, फ्लो होगा, नहीं। नॉर्मल टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर भी क्या हो सकता है, अब क्योंकि यहां पर होल क्रिएट हो गए हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाकी इस जगह के, ये उठ के यहां आ जाएगा, ठीक है। सो फाइनली अगर ये उठ के यहां चला गया तो ये उठ के यहां आ जाएगा। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से उसको देखिए क्या हो रहा है। यहां पर आपने जैसे ही इंप्योरिटी ऐड करी तो 3 ही बॉन्ड बना पा रहा है, चौथी जगह तो खाली रह गई। और चौथी जगह जब खाली रह गई तो यहां पर नॉर्मल टेम्परेचर पे, इवन लो टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो हो सकते हैं क्योंकि उनके पास अब जगह है। क्लियर हो गया? तो इस तरह की इंप्योरिटी ऐड करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि यहां पर होल्स क्रिएट हो जाते हैं। क्लियर हो गया? सो फाइनली इन होल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नाउ दीज आर कॉल्ड होल्स, और इन होल्स को हम लोग पॉजिटिव की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। सबको समझ में आया ना? व्हाट अबाउट एन टाइप सेमीकंडक्टर? तो इसके आगे वाला ग्रुप, इसका आगे वाला ग्रुप कौन सा है, 15 नंबर ग्रुप। जैसे कि आपने क्या लिया, ठीक है, आपने लिया जी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी, ना PSA, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो इनको हम लोग बोलते हैं 15 नंबर के एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो आपको नाइट्रोजन तो गैस होती है, ठीक है, वो तो सॉलिड नहीं है, फॉस्फोरस कंडक्टर नहीं होता तो उसको ऐड नहीं करना। तो आप यहाँ क्या करते हो, ज्यादातर आर्सेनिक की इंप्योरिटी को ऐड किया जाता है। सो अगर मैं क्रिस्टल में आर्सेनिक की इंप्योरिटी ऐड कर दूं तो आपको पता है कि यहाँ पर 15 नंबर ग्रुप में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जी 5 होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी। कैसे, मैं उस तरफ बना के दिखाता हूं। देखो पहले मैंने एक प्योर सेमीकंडक्टर लिया, ये देखिए ये प्योर सेमीकंडक्टर ले लिया है जी, और फाइनली इसमें मैंने इंप्योरिटी ऐड करूंगा। कौन से वाली, इसमें मैं इंप्योरिटी ऐड करूंगा 15 नंबर ग्रुप की, कोई भी डॉपिंग करूंगा और इंप्योरिटी, डॉपिंग करूंगा और इंप्योरिटी ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब ये काम कैसे होता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है, वो हमें नहीं समझना है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। आप चाहे तो पीएचडी कर सकते हो, गूगल पे लिखोगे डॉपिंग कैसे होती है बता देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, अब जरा ध्यान से इसको समझो। ये है प्योर सेमीकंडक्टर जिसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। अब अचानक से इसमें डॉपिंग करी मैंने और यहां सिलिकॉन की जगह अब मैंने आर्सेनिक को डाल दिया। अब आप जरा ध्यान से इसको देखो, आर्सेनिक के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन उसने यहां लगाया, एक यहां लगाया 2, एक यहां लगाया 3, एक यहां लगाया 4। अब एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा हो गया ना उसके पास, मतलब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री है। जरा ध्यान से उसको देखिए, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है। अब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो आसानी से लेटिस में मूव कर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से लेटिस में मूव कर सकता है, वॉइड्स तो वहां पर होते ही हैं। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है पूरे लेटिस में मूव कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, जिससे इसकी कंडक्टिविटी पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी। तो यहां पर होल क्रिएट होने की वजह से होता है, जबकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां पर कंडक्टिविटी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप 15 टाइप की, अगर आप 15 नंबर ग्रुप में से किसी एलिमेंट, स्पेशली आर्सेनिक को अगर आप ऐड करते हो, ठीक है, इनको ऐड नहीं कर सकते, तो यहां पर आर्सेनिक, एंटीमनी या फिर बिस्मिथ को ऐड करते हो तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। बड़ा आसान है। देखो ये तो है जी इंट्रिंसिक, कौन सा है,
अगर सिर्फ 14 का है तो इंट्रिंसिक, अगर 14 में अगर आपने 13 का ऐड कर दिया तो पी टाइप बन जाएगा, और अगर 15 का ऐड कर दिया तो एन टाइप बन जाएगा। ये सिंपल सा थ्योरी है, और इसमें से बड़े बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आते हैं क्वेश्चन, बच्चे जल्दी छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें छोड़ने लायक कुछ है नहीं। देखिए कितना आसान है। तो यहां पर हमारा जो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि कंडक्टिविटी अकॉर्डिंग जो सॉलिड थे वो खत्म हो गए। अच्छा एक और बात, लास्ट टाइम पे मैंने आपको कहा था कि दो तरह के डिफेक्ट और थे, आप लोग याद करिए, हमने स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़े थे, उसमें दो तरह के डिफेक्ट और थे, एक तो था इंप्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है, सो इंप्योरिटी डिफेक्ट था, और दूसरा था इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो ये दो डिफेक्ट जो है ना एक्चुअली वो इसी कैटेगरी में आते हैं। याद करिए, मैंने वहां पर आपको जब टेबल बनवाया था तो मैंने कहा था दो तरह के और होते हैं। इंप्योरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या है, आप इंप्योरिटी ऐड कर देते हो तो जिससे डिफेक्ट पैदा हो जाता है उसको इंप्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। या क्या ये इंप्योरिटी डिफेक्ट के एग्जांपल नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। आप एक्स्ट्रा एग्जांपल लेना चाहें तो आप इंप्योरिटी डिफेक्ट में और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि आपने यहां पे क्या किया, इंप्योरिटी डिफेक्ट के अंदर सारा क्रिस्टल सोडियम का है, सपोज कि वो पूरा का पूरा क्रिस्टल जो है जी सोडियम का, सोडियम का है, Na+ ही है उसके अंदर, ठीक है, पूरा क्रिस्टल सोडियम का है। अचानक से आप क्या करो, ये सोडियम के क्रिस्टल के अंदर आप क्या करो, ये देखिए ध्यान से इसको देखिएगा, अचानक से आपने यहां पे दो सोडियम गायब करे और सिर्फ एक कैल्शियम आ गया वहां पे। मान लेते हैं कैल्शियम की इंप्योरिटी आपने डाल दी Ca+2 की, देखो पूरे क्रिस्टल के अंदर सोडियम था, अचानक से दो सोडियम वहां से निकल गए और उसकी जगह किसने ले ली, Ca+ ने, तो अचानक से इंप्योरिटी आ गई। ठीक है, इस तरह की इंप्योरिटी को या इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग इंप्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। तो वो एग्जांपल लेना चाहो तो वो ले लो, चाहे ये एग्जांपल लेना चाहो तो ये ले लो, ये दोनों इंप्योरिटी एग्जांपल है। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट आप इंट्रिंसिक से आप इंस्पायर हो सकते हो इस चीज के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट ही होते हैं उसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में आपके पास जो कंडक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होती है। अगर आपने टेंपरेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं, वो लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में जाते हैं। ये वही चीज है जो यहां पर मैंने आपको किसमें बताई है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बताई है। सो चलिए गाइस बैंड थ्योरी को करते हैं। एक्चुअली बैंड थ्योरी क्या करती है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को बड़े अच्छे से डिफाइन करती है। तो देखिए बैंड थ्योरी क्या है। देखिए बैंड थ्योरी ये कहती है कि कोई भी सॉलिड अगर है तो उस सॉलिड में दो तरह के बैंड होते हैं, कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग दो तरह के बैंड होते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पे, एक तो होता है वैलेंस बैंड, ठीक है, अंदर एक बैंड क्रिएट हो जाता है। ध्यान रखिएगा थ्योरेटिकल पोर्शन है, एक्सपेरिमेंटली इसके अंदर कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करती है। सो एक तो होता है वैलेंस बैंड, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, कंडक्शन बैंड। अब ये क्रिएट कैसे होते हैं उसको भी बताया गया है, कंडक्शन बैंड। ध्यान से इसको समझिएगा, किसी भी सॉलिड में दो तरह के बैंड क्रिएट हो जाते हैं, एक तो वैलेंस बैंड और दूसरा कंडक्शन बैंड। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज कि मैं यहां एग्जांपल लेता हूं जी सिलिकॉन का, ठीक है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। अगर उसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाऊं तो कैसे लिखोगे, दैट इज 1s2 2s2, उसके बाद 2p6 से 10 हो गए हैं। उसके बाद यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 3s2 एंड 3p2। आपको पता है उसमें 3d भी होता है। तो यहां पर जरा ध्यान से इसको देखो, ये है आपके पास वैलेंस शेल, ठीक है। सो यहां पर ये वैलेंस शेल है, यस और नो। इस वैलेंस शेल में जरा ध्यान से इसको देखिए, वैलेंस शेल में कुछ ऑर्बिटल्स तो जी भरे हुए हैं, कुछ ऑर्बिटल खाली हैं। विल टॉक अबाउट ऑर्बिटल्स, ध्यान रखिएगा ऑर्बिटल्स की बात की जा रही है। वैलेंस शेल में कुछ ऑर्बिटल्स तो भरे हुए हैं, कुछ ऑर्बिटल्स खाली हैं। तो होता कुछ यूं है, जो चीज भरी हुई है वो भारी हो जाएगी और वो नीचे आ जाएगी, और जो खाली है वो खाली है क्योंकि अगर एम्प्टी है तो वो हल्की होगी तो वो ऊपर चली जाती है, तो उससे वहां पर यहां पर एक गैप क्रिएट हो जाता है। ध्यान से उसको देखो क्या होगा। तो देखिए यहां पर वैलेंस शेल क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखिए तो यहां पर मैं अगर बनाऊं तो ये सपोज करते हैं हम लोग जी 3s, ध्यान से उसको देखिएगा, नाउ दिस इज 3s, ऐसा मान लेते हैं, नीचे और भी होंगे, ठीक है। सो ये भरे हुए हैं तो एनर्जी गैप इनमें थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग वैलेंस शेल की बात करेंगे। ऊपर जैसे जाते हैं, आपको पता होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ो, जैसे जैसे ऊपर जाओगे एनर्जी गैप कम होने लगता है। तो ये 3s है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बाद जी ये 3p है। सबको समझ में आ गया। सो ये 3s हो गया और ये 3p हो गया। अब 3s और 3p में जहां पर जो भी ऑर्बिटल फिल्ड हैं वो तो क्या हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे भारी होने की वजह से। क्लियर हो गया। सो भारी होने की वजह से जब वो एक साथ आते हैं तो वो वैलेंस बैंड को क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जरा ध्यान से इसको देखो, 3d जी खाली है, दिखाई दे रहा है। सो ये 3d क्योंकि खाली है, ठीक है, तो खाली होने की वजह से वो ऊपर चला जाता है और वो किसको क्रिएट करता है, कंडक्शन बैंड को, क्योंकि ये खाली है। नाउ दिस बैंड इज एम्प्टी, ठीक है, ये बैंड तो जी एम्प्टी है, और ये जो बैंड है बेसिकली वो क्या है, फिल्ड है।
ये फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन से फील्ड है। तो जो एम्प्टी बैंड होता है उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। क्लियर हो गया सब लोगों को, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और जो फील्ड बैंड होता है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। इस तरह से यहां पर बैंड क्रिएट हो जाता है, वैलेंस बैंड। बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर तो भारी है, भारी होने की वजह से नीचे चला जाता है। ये हल्के हैं, ये हल्के होने की वजह से ऊपर है या फिर उसी पोजीशन पर है। ये नीचे चला गया तो बीच में गैप क्रिएट हो जाता है। इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूं। ये जो गैप यहां पर क्रिएट हुआ है किसके बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, इसको फॉरबिडन गैप कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉरबिडन गैप। तो दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली अगर मैं कहूं आपसे तो सिंपली हम लोग यूं कह सकते हैं, यहां पे मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूं कि यहां पर एक तो कंडक्शन बैंड पैदा हो जाता है, दूसरा वैलेंस बैंड पैदा हो जाता है। नाउ दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, और उनके बीच में एक यहां पर गैप जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप। ये मतलब निकलता है फॉरबिडन गैप। सो ये मतलब निकलता है जी इस थ्योरी का। ये कहती है कि वैलेंस शेल जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दो पार्ट में कैसे, इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां पर भरे हुए हैं जिस ऑर्बिटल के अंदर, वो तो एक साथ आ जाते हैं, जो खाली हैं वो दूसरी तरफ चले जाते हैं और बीच में गैप क्रिएट हो जाता है। क्लियर हो गया। सब जरा ध्यान से इसको देखिए। तो कहता है ये जो बैंड थ्योरी है वो इसी के बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग ही, ये बैंड थ्योरी इन्हीं बैंड शेल्स के अकॉर्डिंग ही क्या करती है, सॉलिड को डिवाइड कर देती है। जरा ध्यान से उसको देखो। वो ये कहती है कि अगर वैलेंस शेल और कंडक्शन शेल के बीच में, जरा ध्यान से इसको देखो, ये तो हमारा हो गया जी वैलेंस शेल, ठीक है, या वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में अगर गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो ये गैप आपको दिखाई दे रहा है, इफ दिस गैप इज वेरी हाई, मैं यहां लिखता हूं दिस गैप इज वेरी हाई, ठीक है, तो होगा कुछ यूं कि अगर गैप बहुत ज्यादा होगा तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या वो यहां से यहां कूद पाएंगे कंडक्शन बैंड की तरफ जा पाएंगे, नहीं, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है। तो अगर ये गैप बहुत ज्यादा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। देखिए कितना आसान बना दिया उसने। तो इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप बहुत ही ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है बेसिकली कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस शेल में हैं वो इसको क्रॉस ही नहीं कर पाते, और अगर आप क्रॉस नहीं कर पाओगे तो कंडक्शन कर नहीं पाओगे। क्लियर हो गया। तो इस तरह से सिंपली, और इवन ये बैंड का गैप कितना होता है उसको एनर्जी से समझाया भी गया। दिस इज मोर देन इक्वल्स टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, ये जो गैप है बेसिकली इंसुलेटर में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। 5 ईवी मैं आपको बता देता हूं, ये भी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये सिंपल आपको जूल है, उसको आपको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर लो, वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर ये गैप बहुत ही बड़ा है तो वो इंसुलेटर है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाएंगे। कंडक्शन बैंड में जा नहीं पाएंगे तो वो कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया। तो वो तो कहलाए जी हमारे इंसुलेटर। अब आते हैं हम लोग इंसुलेटर के बाद कंडक्टर्स पर। कंडक्टर्स की खास बात ये होती है, बैंड थ्योरी ये कहती है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अगर एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं, ये देखिए यहां पर नीचे वाला कौन सा है, वैलेंस बैंड, और ऊपर वाला कौन सा है, कंडक्शन बैंड, मतलब कुछ गैप है ही नहीं। अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कुछ गैप है ही नहीं, यानी कि यहां पर फॉरबिडन गैप 0 है, तो ऐसे सॉलिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। वहां पे बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है कहां से, वैलेंस शेल से किधर चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड की तरफ चले जाते हैं और आसानी से फ्लो करना चालू कर देते हैं। क्लियर हो गया। सो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। दोबारा बताता हूं, फॉरबिडन गैप अगर मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मोर देन इक्वल टू, तो वो इंसुलेटर कहलाएंगे। अगर बिल्कुल भी नहीं है, अगर फॉरबिडन गैप, यहां पर लिख देता हूं, फॉरबिडन गैप अगर 0 है, ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, या फिर ओवरलैपिंग हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स। देखिए चीज कितनी आसान है। क्लियर हो गया। तो कंडक्टर और इंसुलेटर तो समझ में आ गया। लेकिन अगर यहां पर जो फॉरबिडन गैप, ध्यान से उसको देखिएगा, वो रीजनेबल है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, 3 ईवी लेस देन इक्वल्स टू 3 ईवी के आसपास आपका फॉरबिडन गैप अगर है, ध्यान से उसको देखिएगा, ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि फॉरबिडन गैप, वो कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। ऐसे सॉलिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स। क्या बोलते हैं हम लोग,
सेमीकंडक्टर्स। देखिए बड़े आसानी से हमने इसको समझ लिया। आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि हाँ जी सर हमें समझ में आ गया है। तो मैं दोबारा से कैटेगराइज कर देता हूं, ध्यान से उसको देखो, फिर से एक बार उसको समझा देता हूं। आप अगर बैंड थ्योरी देखें तो सॉलिड के अंदर दो तरह के बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड और दूसरा कंडक्शन बैंड। होता कुछ यूं है कि वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल फील्ड है वो तो किसको क्रिएट करते हैं, वैलेंस बैंड को। जो खाली है वो कंडक्शन बैंड को क्रिएट करते हैं। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में एक गैप होता है जिसको हम लोग फॉरबिडन गैप कहते हैं। अगर वो गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो इसका मतलब वो इंसुलेटर है। अगर वो गैप 0 है और ओवरलैपिंग हो रही है तो इसका मतलब वो क्या है, कंडक्टर्स। और अगर वो गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या बराबर है तो वो सेमीकंडक्टर कहलाएंगे, क्योंकि यहां पर जैसे ही टेंपरेचर बढ़ाओगे तो गैप इतना ज्यादा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके यहां नहीं जा सके। थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो यहां चले जाएंगे, और अगर एनर्जी नहीं दी तो वो इंसुलेटर की तरह काम करेंगे। सबको समझ में आ गया? तो ये है हमारी बैंड थ्योरी, जिसके थ्रू हम लोग आसानी से किसको समझ सकते हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर को। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो इस पे क्वेश्चन आते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो चलिए गाइस, आज हम लोग सॉलिड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। अगेन बड़ा सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इनिशियली 11th क्लास में आपने दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा होगा, एक तो पैरा और दूसरा डाया। ठीक है, वैसे सॉलिड ही नहीं, किसी की भी गैस हो चाहे लिक्विड हो, पैरा और डाया की फॉर्म में आप लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को देखते थे। सॉलिड के केस में 3 और प्रॉपर्टीज ऐड ऑन हो गई हैं, तो टोटल 5 तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को सॉलिड के केस में डिफाइन कर सकते हो। तो वो पांचों मैं लिखता हूं, फिर उसके बाद मैं एक एक करके आपको बताता हूं विद एग्जांपल। ठीक है, सो फटाफट से देखिए वो पांचों कौन सी हैं। सो सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। देखिए फर्स्ट पार्ट तो वही है, पहला पार्ट हम लोग ले लेते हैं। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज डायामैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक, ये तो आप पहले से ही जानते हो ये क्या होता है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है पैरामैग्नेटिक, तो मैं यहां लिख देता हूं पैरामैग्नेटिक, ये भी आप पहले से जानते हो, इसको डिफाइन भी कर लेंगे हम लोग, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, उसके बाद 3 एक्स्ट्रा और है, वो कौन कौन से हैं जरा ध्यान से उसको देखिए। फिर है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। फिर उसके बाद है एंटी फेरोमैग्नेटिक, कौन सा है, एंटी फेरोमैग्नेटिक, यहां लिख देता हूं नीचे, एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक। और लास्ट में हमारे पास फेरीमैग्नेटिक, क्या है, फेरीमैग्नेटिक। सो ये 5 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। दोबारा बताता हूं, वो 3 पार्ट एक्स्ट्रा हैं, ये आप पहले से जानते हो, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। ठीक है, सो चलो एक एक करके मैं इनको डिफाइन कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायामैग्नेटिक, ऐसे सॉलिड्स, ठीक है ध्यान से इसको समझिएगा, ऐसे सॉलिड्स जिनमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन ना हो। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो क्या शो करता हो, रिपल्शन शो करता हो। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रिपल्शन शो करता हो, ठीक है, तो ऐसे सॉलिड्स को हम लोग डायामैग्नेटिक कहते हैं। इसको पहचानने का सिंपल तरीका होता है, वहां पे क्या नहीं होना चाहिए, वहां पे आपके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना नहीं चाहिए, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये आप ऐसे करके पहचानते थे, आपको पता होगा। सो नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब वो क्या कहलाया, डायामैग्नेटिक कहलाएगा। तो ऐसे कौन से क्रिस्टल है, जरा ध्यान से उसको देखिए। तो मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल भी मैं साथ साथ में दूंगा, जैसे कि NaCl। ठीक है, जो नमक होता है वो कैसा होता है, डायामैग्नेटिक, मतलब अगर आप वहां मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो उसके रिस्पेक्ट में वो क्या करेगा, रिपल्शन शो करेगा। उसके अलावा आप क्या ले सकते हो, TiO2, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डायामैग्नेटिक। उसके अलावा वेनेडियम पेंटॉक्साइड। सो एग्जाम्पल आप लोगों को मगअप करने, ध्यान से उसको देख लीजिए। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जिनके एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, और ये सारे के सारे डायामैग्नेटिक होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के केस में रिपल्शन शो करते हैं अगर आप इनको रख दोगे तो। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब हम चलते हैं आगे। तो ये तो हमारा हो गया डायामैग्नेटिक, इसमें मैं यहां पे एक लाइन लगा देता हूं। नाउ आई विल टॉक अबाउट पैरामैग्नेटिक।
पैरामैग्नेटिक कैसे होते हैं? जो कि मैग्नेटिक फील्ड के, अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो, बाय द वे किसी को अगर पता नहीं है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कैसे करते हैं तो बहुत सिंपल है, आप एक एन पोल लीजिए और एक एस पोल लीजिए, ऑब्वियसली उससे क्या होगा, N2S नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होगा, एक फील्ड डेवलप होगा, फ्लक्स पैदा हो जाएगा, उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहा जा रहा है। क्लियर हो गया? सो फाइनली अगर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कोई सॉलिड अट्रैक्शन शो करे, क्या शो करे, अट्रैक्शन, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट उसके साथ में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट उसके पास एटलीस्ट 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सो अगर उसके पास एटलीस्ट 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो कैसा शो करेगा, कैसा बिहेवियर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक। बहुत ही आसान है। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं मैं आप लोगों को, देखिए एग्जांपल जैसे कि Cu+2 है ना, Fe+3, ये ऐसे क्रिस्टलाइन के एग्जांपल हैं, ठीक है। फाइनली जो कैसे होंगे आपके पास, पैरामैग्नेटिक। आप खुद से निकाल के देखिए, Cu+2 Fe+3 ये पैरामैग्नेटिक के एग्जांपल हैं। सो बहुत ही फेमस एग्जांपल है। और उसके अलावा TiO, ये एग्जांपल भी ले सकते हो, ध्यान से इसको नोट डाउन करिएगा, दिस इज TiO2 बट दिस इज TiO। तो ये एग्जांपल काफी बार पूछा गया है। TiO2 तो कैसा होता है, डायामैग्नेटिक, जबकि TiO कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। नाउ दिस इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यहां पर कुछ एक एग्जांपल मैंने आपको दिया और मैंने एग्जांपल वो लिखवाए हैं आपको जो काफी बार पूछे जा चुके हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। सो चलिए अब आगे चलते हैं हमारे पास। अच्छा, एक और खास बात, अब इनके अंदर कितना मैग्नेटिज्म है उसको हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट से दिखाते हैं। सो अगर आपको कभी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने को बोल दें, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, और मैग्नेटिक मूवमेंट को हम लोग म्यू से लिखते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज √n+2। यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, n क्या है, दैट इज नंबर ऑफ, मैं इधर लिख देता हूं, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली n, और वो इस फॉर्मूले में रखा जाता है। जैसे कॉपर की बात करो तो आपको पता है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, याद करिए, दैट इज 3d10 and 4s1। अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 4s में से एक निकलेगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 3d में से आपने एक और निकाल दिया तो हो गया 3d9, तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है। इसी तरह से आप Fe3 में भी काउंट करो, Fe+3 के अंदर कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके हिसाब से मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के देखो। तो ये फॉर्मूला है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो। और इसके लिए तो मैंने बहुत अच्छी एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना रखी है, उसको आप ध्यान से देखिएगा, आपको मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं मालूम पड़ जाएगा। सो इस तरह से आप पैरा और डाया का पता करते हो। इनफैक्ट आपके पास ऑक्सीजन जो होता है, हालांकि ऑक्सीजन की बात यहां करनी नहीं चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, बावजूद इसके कि वहां पर सारे इवन इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको बताता कौन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो आपने कहां पढ़ी है, केमिकल बॉन्डिंग में, MOT। जिसने नहीं पढ़ी है उसकी वीडियो अनअकैडमी में बना चुका हूं, और MOT के लिए भी यहां पर एक वीडियो बनी हुई है जिसको आप ध्यान से देखिएगा। सो ये 2 चीजें तो आपने पढ़ रखी है। अब सॉलिड के केस में 3 और कैटेगरी बना दी गई है। ये क्यों बनाई गई है, एक्चुअल में उसका एक रीजन है। देखिए सॉलिड में होता कुछ यूं है कि आपको पता है सॉलिड यानी कि ये जो मेटल है, मेटल क्रिस्टल की बात हो रही है, और मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। जैसे कि कोई भी एक मेटल ले लिया M, उसको वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके +n सिचुएशन पे चला जाता है और n इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। तो ऐसा एक थ्योरेटिकली कहा जाता है कि हर एक मेटल के क्रिस्टल में ना छोटे छोटे डाइपोल होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल डाइपोल होते हैं। ध्यान से समझिएगा, स्मॉल स्मॉल डाइपोल होता है। डाइपोल का मतलब क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे डाइपोल जिसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। ऑब्वियसली देखिए इस मेटल के पास, ये देखिए इसको कार्नेल बोलते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो छोटे छोटे डाइपोल होते हैं इसके अंदर, हर एक क्रिस्टल के अंदर। ध्यान से इसको देखिए, ये छोटे छोटे डाइपोल। अब उसके वो डाइपोल जिसको हम लोग ग्रेन्स भी कहते हैं, आप हायर इंजीनियरिंग में जाओगे तो उसको हम लोग ग्रेन्स कहते हैं। सो इन ग्रेन्स की वजह से इनमें मैग्नेटिज्म की एक अलग प्रॉपर्टीज भी ये शो करते हैं, और उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला फेरोमैग्नेटिक, दूसरा है एंटी फेरोमैग्नेटिक, और तीसरा फेरीमैग्नेटिक। तो उसको ध्यान से समझे। तो ऐसे छोटे छोटे डाइपोल, ध्यान से समझिएगा। अब छोटे छोटे डाइपोल मान लीजिए इस क्रिस्टल में, देखिए अगर आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया तो छोटे छोटे डाइपोल का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। ये प्लस ऊपर माइनस नीचे, माइनस ऊपर प्लस नीचे, माइनस ऊपर प्लस नीचे, प्लस ऊपर माइनस नीचे, ऐसे करके कैसे भी वो अरेंज हो गए इस क्रिस्टल के अंदर। आ रहा है सबको समझ में। लेकिन अगर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया तो ये ग्रेन अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब, मान लो आपने बैटरी अप्लाई कर दी, ऐसा मान लेते हैं कि आपने एक बैटरी अप्लाई कर दी है जिसमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया।
तो ये ग्रेन अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये सारे के सारे ग्रेन एक ही डायरेक्शन में आ गए, मतलब मान लीजिए कि ये क्रिस्टल है और उसमें सारे के सारे ग्रेन एक ही डायरेक्शन में ऐसे करके सपोर्टिवली आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारा डाइपोल जो है एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस हो गया, ठीक है। तो होगा कुछ यूं कि अगर आप यहां से, आपको पता है अगर आपने यहां से एक्सटर्नल फोर्स हटा भी लिया तो ये खुद एक मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देता है। जैसे कि आयरन, आप घर पे कभी कील लेना, उस पे कॉपर का तार लपेटना और उसको जब इलेक्ट्रिसिटी देते रहोगे, थोड़ी देर बाद वो खुद भी कई देर तक चुंबक की तरह, खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो छोटे छोटे डाइपोल हैं, इनको हम ग्रेन बोलते हैं, वो एक यूनिडायरेक्शनल हो जाते हैं सारे के सारे। तो मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बावजूद भी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सो दे इटसेल्फ बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। दे इटसेल्फ बिहेव लाइक अ मैग्नेट आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखिए, अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दिया, वो खुद भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्राइम एग्जांपल तो मैंने अभी आपको दिया, कौन सा है? Fe। उसके बाद निकिल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है Fe, निकल। उसके बाद क्रोमियम ऑक्साइड CrO2। अगेन ये तीन एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो Fe, Ni, CrO2 ये ऐसे एग्जांपल है जो कि फेरोमैग्नेटिक होता है, जिसमें ग्रेन यानी कि डाइपोल एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं, एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हैं। तो आप सोचिए जरा, ये पूरे एक ही डायरेक्शन में हो गए तो अपर पार्ट पूरा पॉजिटिव हो चुका है और लोअर पार्ट पूरा नेगेटिव हो चुका है। तो इस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, खुद मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। उनको हम लोग फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, जरा ध्यान से इसको देखो, ऐसी कैटेगरी भी सामने आई जब आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो ये ग्रेन जो एक दूसरे को सपोर्ट करने की बजाय एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट। जरा देखिए, ऐसा क्रिस्टल अगर डेवलप हो गया कि यहां पर पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, लेकिन यहां पर नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, मतलब ग्रेन्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ऐसा भी तो पॉसिबल है। मतलब जरा ध्यान से समझिए, एक अपर एरो एक लोअर एरो, मतलब एक दूसरे को डाइपोल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट। और अगर कैंसिल आउट कर रहे हैं तो अब ये क्या करेंगे? ये मैग्नेट की तरह बिहेव कभी कर ही नहीं सकते। क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग रिपल्शन शो करेंगे। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, यहां पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, या फिर खुद मैग्नेट की तरह काम करेंगे, यहां पर स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें? एंटी फेरो में। फेरो का जस्ट अपोजिट एंटी फेरो, एक दूसरे को अपोज करना शुरू कर देंगे। क्लियर हो गया? अब इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देखो। यहां पर एग्जांपल बनेगा Fe2O3। ठीक है, दूसरे एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं MnO, फिर एग्जांपल MnO2, फिर एग्जांपल Mn2O। ये ऐसे एग्जांपल है जो कि एंटी फेरो के एग्जांपल है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होने चाहिए। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो ऐसे को बोलते हैं एंटी फेरो। अब लास्ट कैटेगरी में आते हैं, फेरी मैग्नेटिक। मतलब यहां पर डाइपोल मूवमेंट जीरो रहेगा, यहां पर जो डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो रहेगा। लिख लीजिएगा, डाइपोल मूवमेंट जो है यहां पर जीरो रहेगा, क्योंकि एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। यहां पर डाइपोल मूवमेंट मैक्सिमम रहेगा, मैक्स होगा। सो फाइनली यहां पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, फेरोमैग्नेटिक, जिसके अंदर डाइपोल मूवमेंट मैक्सिमम रहेगा, डाइपोल एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहां पर स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा, यहां पर डाइपोल मूवमेंट जो होगा वो जीरो होगा। यहां मैक्स, यहां जीरो, यहां स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, यहां स्ट्रॉन्ग रिपल्शन। यहां पर क्या होगा? सिर्फ रिपल्शन। यहां पर क्या होगा? सिर्फ अट्रैक्शन। और वहां पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग रिपल्शन है। अब देखिए, फेरी मैग्नेटिक एक नया और बना दिया गया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पर जो ग्रेन है उसमें से कुछ ग्रेन सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ ग्रेन जो है एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि सारे जो हैं एक ही डायरेक्शन में आ जाएं या सारे एक दूसरे को अपोज करना चालू कर दें। ये भी तो हो सकता है कि यहां पर एक ग्रेन ऊपर है, दूसरा ग्रेन ऊपर है, तीसरा ग्रेन ऊपर है, लेकिन चौथा और पांचवा ग्रेन नीचे, छठा ग्रेन ऊपर है, सातवां ग्रेन नीचे। इस तरह से भी तो हो सकता है। मतलब अनइक्वल डाइपोल जनरेशन हो रही है वहां पे, अनइक्वल डाइपोल अरेंजमेंट हो रही है वहां पे। मतलब क्या है? ओवरऑल नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा, इसका नेट डाइपोल मूवमेंट मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि सारे ग्रेन एक ही तरफ है। इसका नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा,
यहां पर नेट डाइपोल मोमेंट लिखा जा रहा है, क्लियर हो गया। जबकि इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा ना वो नॉन जीरो होगा, बट ये जो नेट डाइपोल मोमेंट इसका आएगा वो क्या होगा, ऑलवेज लेस देन नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ फेरो। ये ध्यान रखना है, फेरो के नेट डाइपोल मोमेंट से हमेशा फेरी का नेट डाइपोल मोमेंट जो है कम होगा, क्लियर हो गया। मतलब वहां पर ऐसे है कि 3 एरो ऊपर है लेकिन दो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे, एक एरो ऊपर है एक नीचे, तो यहां पर ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट जो इससे कम होगा, लेकिन नॉन जीरो तो होगा ही, जीरो तो कभी नहीं होगा, क्लियर हो गया। सो ऐसे को हम लोग फेरी मैग्नेटिक बोलते हैं। और उसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं, Fe3O4, ठीक है, ये एक ही एग्जांपल है, और फायराइट, ठीक है। सो फायराइट इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो। Fe3O4 इसका प्राइम एग्जांपल है, जो कि जिसको हम लोग फेरी मैग्नेटिक बोलते हैं। तो यहां पर एग्जांपल बड़े स्पेसिफिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो Fe3O4, ठीक है, सो ये प्राइम एग्जांपल है फेरी मैग्नेटिक का। Fe2O3 प्राइम एग्जांपल है एंटी फेरो का, और Fe प्राइम एग्जांपल है फेरो का। और उसके बाद देखिए यहां पर Fe+3 प्राइम एग्जांपल है पैरामैग्नेटिक का, जबकि यहां पर NaCl और ये सब चीजें प्राइम एग्जांपल है डाया का। तो Fe तो आपको हर जगह ही दिखाई दे रहा है, क्लियर हो गया। सो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एट द सेम टाइम सिंपल है, और इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको यहां पर स्टार लगा रहा हूं, उसको आप बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो एग्जाम्पल दिए हैं मैंने आपको, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका तो एक ही एग्जाम्पल है, तो जरा सोचिए कि जिसका एक ही एग्जाम्पल मैंने आपको बताया वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो फिर से एक बार समराइज करा देता हूं। पूरे जो सॉलिड्स उनके मैग्नेटिक बिहेवियर को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला है डाया, दूसरा है पैरा, तीसरा है फेरो, चौथा है एंटी फेरो, और पांचवा है फेरी। और उनके एग्जांपल मैंने आपको बताया, पैरा और डाया तो आप पहले से जानते थे। डाया वो जो रिपल्शन शो करे, पैरा वो जो अट्रैक्शन शो करे, यानी कि डाया वो जिसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन ना हो, इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहां पर फेरो, एंटी फेरो और फेरी, यहां पर है ना अनपेयर इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में नहीं बोलते, यहां पर नेट डाइपोल मूवमेंट के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। छोटे छोटे ग्रेन बन जाते हैं, और अगर वो ग्रेन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं सारे के सारे तो फेरो, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं सारे के सारे तो एंटी फेरो, और कुछ सपोर्ट कर रहे हैं कुछ अपोज कर रहे हैं तो मतलब फेरी। उसके एग्जांपल मैंने आपको नीचे लिख दिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सिंपल सा टॉपिक था, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ले लिया स्क्रीनशॉट। सो चलिए गाइस, एक और छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताया। अब एक और छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए बताऊंगा, ठीक है, उसमें भी एक छोटा सा टॉपिक आप लोग कराऊंगा ब्रैग्स इक्वेशन का, ठीक है, वो एक सेपरेट वीडियो में होगा। सो सिंपल सिंपल छोटे छोटे से टॉपिक है, फटाफट से आप लोगों को देख लेने हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं जितने मैक्सिमम वीडियो आप लोग के लिए बना सकूं, उतने वंडरफुल मैक्सिमम वीडियोस आप लोग के लिए बनाऊं। सो गाइज बने रहिए। सॉलिड स्टेट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, उसके बाद हम लोग सीधे ऑर्गेनिक की तरफ मूव कर रहे हैं, और एक अच्छी खुशखबरी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए लेके आने वाला हूं। टिल देन आप जुड़े रहिए, अपना होमवर्क समय से करते रहिए। और आपके कितने लोग ऐसे हैं जो पी ब्लॉक साथ में कर रहे हैं, आप ध्यान रखिए। जो बहाने बनाते रहे ना, जिंदगी में बहाने ही बनाते रहेंगे, और जो मेरी बात मान रहे हैं वो सिलेबस समय से खत्म करके अपने एग्जाम की तैयारी भी समय से कर लेंगे, और बोर्ड के एग्जाम भी अच्छे से दे लेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि पी ब्लॉक के अंदर मैं 20 लेक्चर बना चुका हूं अनअकैडमी पे। अब कई लोगों के बहाने हमेशा तैयार ही रहते हैं कि अनअकैडमी चलता नहीं है, ऐसे वैसे। देखो, मैं एक बात जानता हूं, वहां पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अनअकैडमी पर पूरा अपना सिलेबस खत्म कर रहे हैं आपके सामने, और आप सिर्फ बहाने बनाते रह जाओगे। इसलिए सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंडेंट ना होकर रहो, यूट्यूब और अनअकैडमी दोनों को करो। मुझे समय रहेगा तो मैं YouTube पे भी लेक्चर अपलोड कर दूंगा, लेकिन हमारा प्राइम मोटो ये कि आपको वहां पे समझने और सीखने को मिल रहा है, थोड़ा समय देके वहां पर कर लो ना, ज्यादा अच्छा है, कर लो। और मुझे यहां पर जैसे, क्योंकि मेरा पहला प्रायोरिटी 12th का सिलेबस है कि वो खत्म होए, समझ में आ रहा है। और 11th के कुछ पोर्शन को मैं पैरेलली चलाने वाला हूं, मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको पी ब्लॉक करने का मौका मिल रहा है अनअकैडमी पर, जो कि एक इनऑर्गेनिक का सिंपल सा चैप्टर है, जिसके लिए नोट्स ओरिएंटेड जो आपके पास वीडियो होते हैं वो ज्यादा हेल्पफुल होंगे, तो करिए ना उसको। सो होमवर्क अभी दिया है, सभी बच्चे ईमानदारी से पी ब्लॉक को चालू कर दो। नहीं किया तो 20 लेक्चर करवा चुका हूं, वहां पर एक बार जाके देखिए, होमवर्क जरूर समय से करिए, और इन वीडियोस को उन बच्चों को शेयर करो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, उससे हमारा मोरल बूस्ट होता है कि हाँ इतने बच्चे हमें देख रहे हैं। सो गाइज, अगले वीडियो मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।